प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी ने एक अपील किया था, 1 साल के लिए सोना ना खरीदे। इसके पीछे और भी रीजंस होंगे, वो मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, मेरा ऐसा सोचना है, मानना है कि प्रधानमंत्री जी ये कह रहे थे, आप एक 100 साल पुरानी फैमिली बिजनेस चलाते हैं रोकड़े ज्वेलर्स। थोड़ा मुझे इसके बारे में बताइए कि कैसे आपकी शुरुआत हुई थी। मुझे याद है तब जब मैं 16 साल का 15 साल का था, तब मैं दुकान जाता था तो मेरा एक सवाल रहता था, पापा को बोलता था, पापा हमारे पास बोर्ड नहीं है, क्या बात है, हमारे पास तिजोरी नहीं है, ये ऐसा क्या है। अभी हमारे करीब 8 स्टोर तो ऑलरेडी है विदर्भ में। इस साल हम लोग और 4 स्टोर का हमारा प्लानिंग है। उसके बाद और भी हम लोग 8-10 स्टोर का प्लानिंग आने वाले 2-3 साल के लिए करें। कोई भी बिजनेस को अगर बढ़ाना है तो बहुत जरूरी होता है, वो होता है कस्टमर जब कोई पुराना सोना उनको देने आता है, बेचने आता है, सब रूल्स फॉलो करने के बाद भी ऐसी सिचुएशंस भी आती है, कभी कस्टमर ने कहीं चोरी का सामान लिया हो, वो सिचुएशंस में गवर्नमेंट के कुछ रूल्स के रिगार्डिंग वो कहीं ना कहीं वो ज्वेलर्स को हैरेसमेंट बहुत होता है। एक ज्वेलर्स ने अगर ये चीजें अपना ली तो वो 100% अपने कल के प्रॉब्लम से बच सकता है। और जहां भी आपको लगता है तकलीफ है, जीजीसी आपके साथ करिए। ट्रांसफर HUID का एक जो नया अपडेट हुआ है, आई थिंक वो अभी सिर्फ कॉर्पोरेट बिजनेस के लिए है, लेकिन उसमें बहुत ही क्लियर मेंशन किया गया है कि लोकल ज्वेलर्स को भी हैव टू बी रेडी, कि आपको प्रिपेयर रहना है, आपके लिए भी कल ये चीज आने वाली है। देखिए, HUID आया क्यों, ये समझने की जरूरत है। हॉलमार्किंग आया क्यों, ये समझने की जरूरत है। कस्टमर्स की डिमांड थी कि कस्टमर्स को एक थर्ड पार्टी कंफर्मेशन चाहिए था कि ज्वेलर्स मेरा जो बोल रहा है वो प्योरिटी की ज्वेलरी मेरी है या नहीं। एज अ GJC चेयरमैन, आप ऐसा एक कोई मिस्टेक्स बता सकते हैं जो आपने मेजरली पहले भी देखी थी और अभी भी देख रहे हैं? देखिए, मैं GJC 2005 में बनी और 2005 से पहले नेशनल लेवल पर कोई संस्था ही नहीं थी काम करने के लिए। आज भी हमारी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज नहीं कही जाती। आज भी हम जब दिल्ली जाते हैं तो आज भी वो कहते हैं कि आपकी जो इंडस्ट्री अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है। अब ऑर्गेनाइज क्यों नहीं है? क्योंकि आज भी हमारे जो ज्वेलर्स है अपने आप को बदलने को तैयार नहीं है। लेकिन आज हमारे पास मोटा मोटा 5 लाख ज्वेलर्स पूरे भारत में। अभी आगे के टाइम में गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री में क्या विजन रखती है और क्या उनके ऐसे रोड मैप है? ये बात तो क्लियर है कि 2047 का विकसित भारत बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। ये पॉडकास्ट पावर्ड बाय है सुवर्णकार सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर के साथ अपना डे टू डे वर्क, बिलिंग, बारकोडिंग, ऑर्डर, इसके साथ साथ आप अपना ऑनलाइन शोरूम भी बना सकते हैं। और ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट मेटा वेरीफाई के साथ आपको मिलता है CRM पैनल, ताकि आप अपनी मार्केटिंग, बर्थडे, एनिवर्सरी, रिमाइंडर, ये सब कुछ आप एक सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं। तो अगर आप डे टू डे वर्क करना चाहते हैं तो एक ही सॉफ्टवेयर आपके लिए ये तीनों चीज कर सकता है। तो सॉफ्टवेयर, वेबसाइट और CRM तीनों के लिए आज ही लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। फ्री डेमो लीजिए और आप भी सुवर्णकार सॉफ्टवेयर के साथ बनिए डिजिटल ज्वेलर्स ऑफ इंडिया। नमस्कार दोस्तों, द आभूषण शो में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के ऐसे शख्सियत से हम लोग बात करने वाले हैं। एज अ गेस्ट आज हमसे जुड़े हुए हैं, ताकि इंडिया के सभी ज्वेलरी स्टोर्स एक आने वाले टाइम के नए अपडेट्स, करंट इंडस्ट्री की सिनारियो, ये सब आप जान सकते हैं। तो ये पॉडकास्ट को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो बात करते हैं आज के गेस्ट के बारे में, जो ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल GJC एपेक्स बॉडी के चेयरमैन हैं, ट्रेजरर ऑफ द भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल इंडिया के, डायरेक्टर हैं वो श्रीराम बैंक और महासुवर्ण कोऑपरेटिव बैंक के, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द भारतीय स्वर्णकार युवा समिति। उनको विदर्भ रत्न अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है, क्योंकि कम्युनिटी और ज्वेलरी इंडस्ट्री को उन्होंने काफ़ी आगे लेके गए हैं। वो ट्रस्टी भी रह चुके हैं वो, और अभी करंटली भी वो वहाँ पे ट्रस्टी हैं द एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ऐसे हमारे प्रिय राजेश रोगदे जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्ते भूषण भाई। थैंक यू। कैसे हो राजेश जी? मैं बहुत बढ़िया हूँ भूषण भाई, आप बताइए। थैंक यू सो मच। आज बहुत टाइम से ऐसी शख्सियत से मैं बात करना चाहता था। ये पॉडकास्ट हमने इसीलिए शुरुआत किया है कि ताकि जो ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज यूट्यूब या सोशल मीडिया पे होते हैं,
लेकिन जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए ऐसा ट्रांसपेरेंट और रियलिस्टिक जो पॉडकास्ट ऐसा माध्यम है कि जहां हम लोग एक रियल बात करते हैं, तो आने वाली जो जनरेशन है और अभी भी जो बिजनेस कर रहे हैं वो काफ़ी अपने कई सारे ऐसे क्वेश्चंस में वो दबे हुए भी हैं जिनको उनका आंसर नहीं मिल रहा है। तो ये पॉडकास्ट के माध्यम से हम ये प्रयास कर रहे हैं ताकि जेम्स एंड ज्वेलरी के दर आने वाले नई जनरेशन और ये जनरेशन सीख पाए और अपने बिजनेस को अप्लाई कर पाए। बिल्कुल भूषण जी, मैं बेबाकी से आपके सभी प्रश्नों का आंसर दूंगा और जितना मेरा नॉलेज है उससे मैं ज़्यादा कोशिश करूंगा कि आपको सेटिस्फाइड और हमारी इंडस्ट्री में हमारे स्वर्णकारों के लिए, सराफों के लिए और हमारी इंडस्ट्री से छोटे और बड़े से बड़े सभी के काम में जो जो मेरे अनुभव आए वो मैं बिल्कुल आपके साथ साझा करूँगा। थैंक यू ज़रूर। वही हम लोग प्रयास करेंगे ये पॉडकास्ट में कि ये पॉडकास्ट के द्वारा जितने भी ज्वेलर्स हैं, जितने भी स्वर्णकार हैं, उनके सवालों का जवाब दिया जाए और आने वाले जो अपडेट्स हैं, जो गवर्नमेंट के रूल्स आने वाले हैं या अगर हम लोग मानक BIS जैसे HUID की बात कर रहे हैं तो उनके वो अपडेट्स आपके द्वारा समझ भी पाए और अपने बिजनेस के अंदर वो प्रिपेयर भी हो पाए। बिल्कुल, यस। तो शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले राकेश जी कि आप एक 100 साल पुरानी फैमिली बिजनेस चलाते हैं रोकदे ज्वेलर्स। थोड़ा मुझे इसके बारे में बताइए कि ये जर्नी कैसे आपकी शुरुआत हुई थी और आपने किस तरीके से बिजनेस को ग्रोथ किया। बिल्कुल, ये है अभी मेरी 4th जनरेशन और मेरा बेटा अभी इसमें ज्वाइन कर चुका है, हमारी 5th जनरेशन इसमें अभी आ चुकी है और जैसे कि हमारी 100 साल से ज़्यादा की लीगेसी है तो मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे उनका मार्कंड राव रोकड़े नाम था। ओके। वो और बाद में मेरे दादाजी रामभाऊ जी रोकड़े, ओके, वो स्वर्णकार थे, सोनी फैमिली से आते थे और कारागिर थे, आर्टिजन्स थे। तो आपको भी याद होगा पहले के ज़माने में कोई भी चीज़ अगर बनानी है तो ऑर्डर से बनती थी। तो उस ज़माने में कारागिर के पास जाओ, सोना दो, फिर सोने से वो ज्वेलरी बनाओ और बनाने के बाद फिर वो कस्टमर्स को डिलीवर्ड करना। तो ऐसी स्थिति में हम लोग की इतिहास रहा है। लेकिन जब मेरे पापा ने इस बिज़नेस को संभाला तो फिर तब और एक नया परिवर्तन हम देखा पापा ने कि कैटलॉग्स आते थे, बुक्स आते थे, उसमें फिर डिज़ाइन देखी जाती थी, कलर फोटो आते थे, कोई ब्लैक एंड वाइट फोटो आते थे या फिर इस टाइप के फोटोज़ को देख देख के डिज़ाइन बनाई जाती थी। तो वो पापा ने शुरू किया। फिर पापा ने ये धरोहर जब मुझे हैंड ओवर की, एक तरह से मैंने जब बिज़नेस को ज्वाइन किया तो एक बात मैंने तब समझी, मुझे याद है तब जब मैं 16 साल का 15 साल का था तब मैं दुकान जाता था तो मेरा एक सवाल रहता था पापा को कि पापा हमारे दुकान में बोर्ड क्यों नहीं है। तो पहले के ज़माने में बोर्ड, आइडेंटिटी इतना कोई मायना नहीं रहता था। पहले के दुकानों में शटर भी ऐसा कुछ रहता नहीं था, एक पर्दा लगा दो या एक लकड़ी का दरवाजा ऐसे बांध दो तो सिक्योरिटी हो जाती थी। राइट। तो वो उस जमाने में जब मैं जाता था तो मुझे ऑलवेज वो क्यूरियोसिटी रहती थी और पापा को बोलता था पापा हमारे पास बोर्ड नहीं है, क्या बात है, हमारे पास तिजोरी नहीं है, ये ऐसा क्या है। तो पापा बोलते थे कि अपन कारागिर लोग हैं, अपन बना के दे देते, अपने पास जोखम रहती नहीं है। और अभी तब मेरा एक मैंने ऑब्जर्वेशन से मुझे ध्यान में आया कि संसार बदल रहा है और परिवर्तन संसार का नियम है, ये सभी को पता है। सही बात। तब मैंने पापा को बोला कि हम लोग रेडीमेड ज्वेलरी रखना शुरू करते हैं जिससे शायद कस्टमर हमारे पास ज़्यादा है, क्योंकि परिवार बड़ा हो रहा है, खर्चे बढ़ रहे हैं, पर लोगों की डिमांड बढ़ रही है, लोगों के पास डिज़ाइंस अवेलेबल रखना बहुत ज़रूरी है। तो इतवारी में नागपुर में इतवारी करके एक जगह है जो भोसले कालीन जगह है। जब नागपुर बसा था तो महल एरिया, सिविल लाइन एरिया कहा जाता था जहां हम लोग रहते थे। और एक हमारा उन्होंने भोसले राजे ने ही बनाई हुई एक व्यापार पेट जिसे कहते कि व्यापार हो सके ऐसी जगह एक बनाई थी, वो इतवारी कहा जाता था। इतवारी का शायद ये भी मतलब होता संडे, रविवार। तो शायद वो बाजार संडे के संडे लगता होगा, ऐसा एक अनुमान होगा पहले का। तो उस समय से वो दुकान वहाँ है तो हम लोग वहाँ, तब से हमारी दुकान वहाँ होने के कारण इतवारी क्षेत्र को सबसे ज़्यादा डेवलप पहले हुई है। ग्रेट। और जैसे कि मैंने कहा कि मेरे 15-16 साल की आयु से ही मैंने दुकान जाना शुरू किया था, तो ये डिमांड मेरी फिर धीरे धीरे पूरी हुई। जब मैं 20 साल का हुआ तो पापा ने उस चीज़ को समझा कि नहीं बेटा मेरा कुछ डिमांड कर रहा है, बोल रहा है, तो शायद इसकी बात सही है। तो फिर धीरे धीरे परिवर्तन आता गया। दुकान में बोर्ड लगा, दुकान में तिजोरी आई, रेडीमेड माल रखना शुरू किया। रखने के बाद फिर कस्टमर्स को पसंद आने लग गए। तब मुझे याद है गद्दी वाली दुकान रहा करती थी, तो गद्दी वाली दुकान से धीरे धीरे स्टैंडिंग काउंटर्स बनाए गए। तो ये एक चेंज होते गया। और मैंने एक बात तब समझी, कस्टमर पहले सोना खरीदता था
लेकिन जब मैं शोरूम में मतलब दुकान में जाना शुरू किया और बैठना शुरू किया तो मैंने एक देखा कि कस्टमर को अगर कोई डिज़ाइन पसंद आ जाती है तो बजट सेकेंडरी हो जाता है, डिज़ाइन अगर पसंद है तो ले लेते थे। तो इस वजह से हम लोग ने जब रेडीमेड ज्वेलरी रखनी शुरू की तो हमारा सेल बढ़ना शुरू हुआ और कारागिरी खुद को आती थी, इस वजह से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारी बहुत कम थी। कॉस्ट कम थी तो कस्टमर को सस्ता मिलता था। तो इस वजह से हमारी एक लीगेसी रेडी हो गई और फिर हम लोग ने मतलब आज से 27 साल पहले करीब 1999 में हम लोग ने एक शोरूम बनाना शुरू किया था महल में। सबसे सेकंड हमारा शोरूम था। पहले तो इतवारी में 100 स्क्वायर फीट की दुकान थी, उसके बाद फिर हम लोग ने एक 750 स्क्वायर फीट का एक शोरूम बनाया महल में। और फिर वहाँ पे हम लोग ने रेडीमेड ज्वेलरी रखी और उसका प्रचार प्रसार, जैसे आज के तारीख में आप हमारे साथ अभी इंटरव्यू कर रहे हैं तो आप मैं बैठा हूँ यहाँ, लेकिन इसे पूरी दुनिया देखेगी। ग्रेट। तो वैसे ही हम लोग ने वहाँ पे एक शो बिजनेस का सेटअप रेडी किया और कस्टमर्स को बताया कि हमारे पास सब ज्वेलरी रेडी है। तो कस्टमर्स आते गए, फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ते गया। हमने इसका प्रचार प्रसार किया, एडवर्टाइजमेंट की, लोगों को बताया। तो ये सब जब बताना शुरू किया तब लोग भी जुड़ते गए। और मैं हर बार कहता हूँ कि 5 चीज़ें कोई भी बिजनेस को अगर बढ़ाना है तो बहुत ज़रूरी होता है। वो होता है क्वालिटी, क्वांटिटी, ट्रस्ट, सर्विस और ट्रांसपेरेंसी। अगर ये 5 चीज़ें आपके पास है तो आपका कस्टमर कहीं छोड़ के आपको नहीं जाएगा। और वो 5 चीज़ों को हमने बिल्कुल मजबूती से संभाला। फिर उसके बाद मेरा छोटा भाई सारंग, उसने लॉ में पढ़ाई की। लॉ ग्रेजुएशन होने के बाद वो भी बिजनेस में ज्वाइन हुआ। तो फिर एक और कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि जब घर में भाई अपने साथ जुड़ जाता है तो एक और एक 11 हो जाते। तो उसके सपोर्ट से हम लोग ने और इसे एक्सपांशन के मोड पे लाए और आज अभी हमारे करीब 8 स्टोर तो ऑलरेडी है विदर्भ में। ग्रेट। इसी साल हम लोग और 4 स्टोर का हमारा प्लानिंग है। मतलब 12 हो जाएंगे और उसके बाद और भी हम लोग 8-10 स्टोर का प्लानिंग आने वाले 2-3 साल के लिए करें। तो अब विदर्भ में मतलब मुझे आई एम वेरी प्राउड टू से दैट कि विदर्भ में वी आर हाईएस्ट टर्नओवर बिजनेस रनर, कि आज के तारीख में विदर्भ में सबसे आगे ज़्यादा बिजनेस करने में, ज़्यादा शोरूम्स रखने में, ज़्यादा विश्वास पात्र कस्टमर्स के एंगल से रखने में हम लोग आज पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। और मुझे इस साल एक आपको मैंने एक डायरी देखी, एक किसी ने सर्वे किया, तो उस सर्वे में आज भारत में 54 नंबर के ज्वेलर्स को, टॉप 100 ज्वेलर्स जो अगर लिस्ट बनी उसमें टॉप 54 नंबर पे रोकड़े ज्वेलर्स को रखा गया। तो उससे मुझे भी बहुत खुशी हुई। तो ये एक जर्नी है और इस जर्नी में एक चीज़ मैं बिल्कुल नहीं भूल सकता। क्या होता है, जब आपके घर से सपोर्ट मिलना शुरू होता है तब आपकी जर्नी बहुत ईजी हो जाती है। और घर मजबूत है, दुनिया आप जीत सकते हो। तो घर में जिस तरीके से पापा ने मेरी बात समझी, वैसे ही मेरी मम्मी ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। आज मतलब जिस तरीके से हमारा बिजनेस है वो है पारिवारिक बिजनेस है, व्यापारी ट्रेडिशनल बिजनेस हम करते आए। तो परिवार का हर सदस्य पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व है। मेरी मम्मी आज भी बिजनेस में इन्वॉल्व है, मेरी श्रीमती, मेरी वाइफ वो इन्वॉल्व है, मेरे भाई की वाइफ इन्वॉल्व है। तो कहीं ना कहीं घर के जब गृहिणियाँ लेडीज़ अपना घर का काम कर कर जब अपने शोरूम में, अपने ऑफिस में आके अपने बिजनेस को सपोर्ट करते हैं तो वो एक बहुत ही कॉन्फिडेंस देता है। और शायद इसी वजह से रोकड़े ज्वेलर्स इस तरक्की की सीढ़ी के ऊपर चढ़ते आ रहा है। और मैं जितनी मतलब मम्मी की और पापा की जितनी तारीफ करी उतनी कम है, क्योंकि पापा की उम्र 83 है, मम्मी की 75 है। लेकिन बावजूद आज वो इस उम्र में भी लैपटॉप ओपन करके पूरे सॉफ्टवेयर को समझते हैं। क्या बात। हिसाब देखते हैं। बहुत खूब। और वो जब हिसाब देखते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो कोई तो है देखने वाले। 100%, तो ये एक बहुत ही अच्छी जर्नी रही है। और उतार चढ़ाव तो जिंदगी में रहती ही है। एज ए रोकड़े ज्वेलर्स में बहुत उतार चढ़ाव देखे, क्योंकि पहले मैंने कहा ना कि दिखता है सो बिकता है वाली स्थिति में आने के लिए बहुत कश्मकश तो करनी पड़ी। आज नो डाउट मतलब पूरा रेडी हो गया, आज नाम फ्रेम सब मिल गया है तो आज ईजी है, लेकिन उसकी मेहनत बहुत पहले करनी पड़ी। ऐसा ओवरऑल जर्नी रोकड़े ज्वेलर्स की रही है। बहुत खूब, बहुत खूब, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया। इसमें मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि ऐसा कोई आप सिनेरियो बता सकते हैं, ऐसा कोई एक बड़ा चैलेंज जो आपने आइडेंटिफाई किया, उसको ओवरकम किया और आज आप वो 2 फेसेस अपने सामने देख रहे हैं। ऐसा कोई एक हमें एग्जांपल बताएंगे हमारे व्यूअर्स को भी, तो कभी वो लाइफ में चैलेंज में वो आपकी बात समझ के आगे बढ़ पाए। देखिए, सबसे पहले आपको कस्टमर्स के साथ जुड़ना होता है। ग्राहक क्या चाह रहा है
एक बहुत ही मतलब मेरे लाइफ का वो समय मैं कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि तब हमने जैसे कहा कि हमारा शोरूम पहले गद्दी वाला शोरूम था, बाद में हमने शोरूम बनाया, मतलब पहले बहुत ही साधारण रहता था, तो तब भी कस्टमर्स जब आते थे ना तो अपनी बिटिया को साथ में नहीं लाते थे, अपनी बहू को साथ में नहीं लाते थे। वो उनको लगता था सादा सादा दुकान है, मैं क्यों अपने बच्चों को लेके जाऊँ, मैं क्यों अपने बहू को लेके जाऊँ, हम जाएंगे, सयाने लोग हैं हम, सयाने मतलब अबाउ 40 ईयर्स के जो जिनकी उम्र है वो लोग ही हमारे ग्राहक थे। तो वो जब हमारे दुकान में आते थे तब साधारण रहते थे, तो सिंपल जैसा ऑर्डर देना, उनका ट्रस्ट है हम पे, हमारा हमने जो उन्होंने बोला वो बना के दे दिया, वो चले गए। राइट। लेकिन जैसे ही हमने शोरूम स्टाइल में उसे थोड़ा चकाचौंध बना दिया, थोड़ा सा चमक धमक वाला ग्लिटरिंग डाल दिया सब, तो हमने एक देखा कि जो महिलाएं, जो पुरुष जो अभी तक के सिंगल आते थे, तो वो अपने बेटे को लेके आने लग गए, मम्मी अपनी बेटियों को लेके आने लगी, अपनी बहुओं को साथ में लेके आने लगी। जब वो साथ में आना शुरू हुआ तो ऑटोमेटिकली हमारा जो व्यवसाय बिजनेस था वो डबल हो गया, क्योंकि उनकी चॉइस, उनको क्या चाहिए वो अपने पसंद से खरीदते हैं। तो ये नॉर्मली आप जो भी आपका दुकान होगा, जैसा भी होगा, आप रखते कैसा है। राइट। अगर उस एक सिंपल आप रखोगे तो आपका देखने का नजरिया भी सिंपल होगा। आप देखिए ना, आउटकम होता है, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो या किसी होटल में जाते हो या कोई भी दुकान में जाते हो तो सबसे पहले देखते हो, आंखों से अगर देखने में अच्छा लगता है तो फिर एंटर करते हो 100%। तो आपका जो भी शोरूम है या दुकान है वो ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को लगना चाहिए कि ये मुझे वेलकम कर रहा है, मुझे ऐसा लगना चाहिए कि मैं आऊँ तो यहाँ मुझे सेटिस्फेक्शन मिले, पॉजिटिव वाइब मिले। तो ये एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, उस चीज का सबसे ज्यादा हम लोग ख्याल रखते हैं, पहली बात। दूसरी चीज ऐसी है, कस्टमर क्या मांगता है, कस्टमर को जो चाहिए अगर वो उसे मिल गया तो वो आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। और कस्टमर आज के तारीख में बहुत ज़्यादा शार्प और होशियार है, दैट इज़ गुड थिंग, क्योंकि हर चीज़ आज गूगल पे अवेलेबल है, हर चीज़ चैट जीपीटी पे अवेलेबल है, हर चीज़ यूट्यूब पे मिल जाती है, हर चीज़ चैनल्स पे अवेलेबल है। आप डाल दीजिए प्योर सोना कैसे चेक करना, तो आपको 25 चैनल्स बता देंगे। आप कस्टमर्स को गलत जानकारी नहीं दे सकते, और जब आपके पास सही जानकारी रहेगी और वो जानकारी जब आप कस्टमर्स को देंगे तो कस्टमर्स को वो सेटिस्फेक्शन मिलेगा और विश्वास बैठेगा। और कस्टमर को जब विश्वास बैठता है तो कस्टमर आपको छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन मैंने ये भी देखा है, कस्टमर्स को अगर आपने गलत जानकारी दी या गलत कस्टमर ने कोई क्वेश्चन किया आपको और उसका आपने सेटिस्फैक्टरी आंसर भी नहीं दिया, गलत तो छोड़िए, सेटिस्फैक्टरी आंसर भी नहीं दिया, तो वो कस्टमर ये समझ जाता है, वो कुछ बोलता नहीं आपके सामने, लेकिन वो समझ में आ जाता है यार ज्वेलर्स को या दुकानदार को या हमारे स्वर्णकार को पूरी जानकारी नहीं है, तो वो अगली बार अपना हेड चेंज कर देता है, वो किसी और ज्वेलर्स की तरफ टर्न हो जाता है। ये एक बदलने की ज़रूरत है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, ट्रांसपेरेंसी इस बिजनेस में होनी बहुत ज़रूरी है। राइट। आप अगर ट्रांसपेरेंसी के साथ अपने कस्टमर के साथ डील करते हो तो कस्टमर आपका है, और कस्टमर को अगर ट्रांसपेरेंसी मिली तो उसके साथ ट्रस्ट ऑटोमेटिक आ जाता है। ग्रेट। तो जो मैंने जो 5 बातें कही थी, क्वालिटी मतलब शुद्धता, क्वांटिटी माने रेंज, ट्रस्ट ऑटोमेटिक आ जाता है, ट्रांसपेरेंसी की बात मैंने अभी कही, और सबसे प्रमुख बात होती है 5वीं, सर्विस। राइट। आप कस्टमर्स के साथ, जब कस्टमर्स आपके पास आते हैं तो वो कैसे डील करते हो आप, कस्टमर के डीलिंग में अगर वो फ्लुएंसी है, वो एक उनको कस्टमर कभी खरीदारी करते समय किसी तरह से वो हिचकिचाहट नहीं है, डर नहीं है, कंफर्ट है, तो वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, तो फिर वो फिर से आएगा आपके पास। सेटिस्फाइड कस्टमर आपको 10 सेटिस्फाइड कस्टमर लेके आएगा। राइट। यह है इसका गुरु मंत्र। बहुत खूब। और भी मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि आपके फादर एंड मदर, तो उससे एक मुझे मेरी भी बात एक याद आई कि जैसे आज हम लोग रिटेल शोरूम्स भी हमारे हैं, जैसे मैंने आईटी कंपनीज भी की, तो इस सब में एक मदर और फादर, जैसे मेरे भी मदर आज जब हम लोग 5 साल के थे तब से हमारे शोरूम पे एक्टिव है पापा के साथ। ओके। आज भी वो आते हैं, आज भी वो 65 ईयर्स के हैं, लेकिन तो भी आज पूरी फैमिली के साथ, और आप ही की तरह हमारे भी गर्ल्स के भी जो सभी लोग शोरूम्स के रिगार्डिंग सब कुछ जानकारी रखते हैं, शोरूम पे बैठते भी हैं। तो ये अच्छा लगा सुन के कि आज आपसे पहले की जो जनरेशन, आप और आपके बाद वाली जनरेशन, तीनों एक जगह पे बैठ के बिजनेस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी आपने बात की।
और मुझे भी अच्छा लगा क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना आज मैं भी ये नहीं कर सकता था। बिल्कुल आज मेरे मदर के वो सपोर्ट से, मेरी वाइफ के सपोर्ट से हम लोग ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिनेरियो में वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल। बहुत खूब। तो आगे बढ़ते हैं राकेश जी की अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है ज्वेलरी इंडस्ट्री का इंडिया के अंदर, उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें लास्ट 5 इयर्स में हो चुकी हैं। जीएसटी से लेके हमारे अलग अलग रूल्स आए, HUID आए, उसके कंप्लायंसेस बढ़ते गए, और भी आने वाले कई ऐसे रूल्स चेंज हो रहे हैं। गोल्ड का रेट फ्लक्चुएशन बहुत हो रहा है। तो इस सिनेरियो में आप अभी करंट सिचुएशंस क्या देख रहे हैं, या आपके सामने ऐसे कोई क्वेश्चन आए हो तो आप किस तरीके से देख रहे हैं अभी इंडस्ट्री को? देखिए, मैं आपके माध्यम से हमारे सभी ज्वेलर्स भाइयों को, स्वर्णकारों को, सराफों को, हमारे जितने भी इस सोने चांदी के व्यवसाय में लोग हैं, मैं उनको एक चीज़ तो मैं स्पष्ट समझाना चाहता हूँ कि वो गोल्ड के रेट को लेके कभी भी चिंता ना करें। मैं ऑलवेज मतलब मैं कस्टमर्स आते हैं मेरे पास या बहुत सारे ज्वेलर्स भाई आते हैं, वो बोलते हैं रेट इतना बढ़ गया है, क्या करेंगे, कैसा व्यापार होगा। देखिए, जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसके ऊपर अपन ने सोचना ज़्यादा कोई अर्थ नहीं। सही है। और आपके सोचने से गोल्ड के रेट कम होने नहीं है, क्योंकि वो इंटरनेशनली कंट्रोल होते हैं। डिमांड सप्लाई, ये इसके पीछे लॉजिक है। और भी कई देश इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है, जो सर्विस हम कस्टमर को कैसे दे सकते हैं। और मैं ऑलवेज कहता हूँ, गोल्ड के रेट बढ़ते हैं ना, इसीलिए उसके तरफ अट्रैक्शन है। आप सोचिए, गोल्ड के रेट आज भी अगर 5 ही हज़ार होते तो गोल्ड खरीदने कोई आता? राइट। आज भी अगर वही पुराने 20 साल पहले वाले रेट होते तो गोल्ड की तरफ अट्रैक्शन खत्म हो जाता। सही बात। लोगों को मालूम है यार, गोल्ड में क्या करना है, मैं क्यों इन्वेस्ट करूं, जब मेरे पास इन्वेस्ट भी नहीं करना है, मैं क्यों लूं? गोल्ड की ज्वेलरी लेना क्या और सिल्वर की ज्वेलरी लेना क्या, इमिटेशन या फैशन ज्वेलरी लेना क्या, दोनों में तो एक ही है। एक ही है। कस्टमर्स को ये समझ में आ गया है कि गोल्ड के रेट बढ़ते, इस वजह से वो उनका इसके तरफ अट्रैक्शन बढ़ गया। और कोई भी चीज जब प्रीशियस हो जाती है, प्रीशियस मेटल इससे क्या है, और वो अगर कीमत बढ़ती है तो उसका अट्रैक्शन ज्यादा होता है। तो मेरा बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि गोल्ड के रेट के लेके कभी भी किसी भी ज्वेलर्स ने चिंता नहीं करनी चाहिए। हाँ, प्रॉब्लम है, मैं समझता हूँ कि इसके लिए कैपिटल का बड़ा प्रॉब्लम आएगा, मैं उसका रास्ता बताऊंगा, हमें ढूंढना है रास्ता। लेकिन जो चीज आपके हाथ में नहीं है उसके ऊपर परेशान मत होइए। और इसको हर बोलते हैं ना कि आपदा को अवसर में बदलो, हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं। राइट। ठीक है, तो इसको, ये आपदा है, इसको अवसर में कैसे बदल सकते हैं हम लोग? अगर गोल्ड रेट बढ़े हुए हैं तो आज के तारीख में कस्टमर्स को ये हम बता सकते हैं कि अगर पिछले 5 साल में गोल्ड रेट यहाँ तक बढ़े तो आने वाले 5 साल में रेट कितने हो सकते हैं। आप इसके तरफ अट्रैक्ट होइए। ये एक आपका सोशल सिक्योरिटी कमोडिटी हो गया है आज की तारीख में। और रही बात आपके आज की परिस्थितियों को देखते हुए, मैं यही कहूँगा कि गवर्नमेंट बहुत ही एक तरीके से पूरी तरह से सपोर्टिव गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट कहीं कोई भी व्यापार के खिलाफ नहीं है। राइट। गवर्नमेंट यही चाहती है कि जो भी ज्वेलर्स भाई अपना व्यापार करे वो प्योर ब्लैक एंड वाइट करे। ब्लैक का मतलब काला धन नहीं, ब्लैक एंड वाइट का मतलब आपके पेपर पे हर चीज लिखा हो। मतलब सफेद पेपर पे ब्लैक साई से सब लिखा होना चाहिए। इसका मतलब आपका अकाउंट्स प्रॉपर होना चाहिए, आपका जो भी आप डील कर रहे हो वो ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए। ये प्रॉब्लम किसको है? उन्हीं लोगों को है जो अपना बिजनेस बुक्स में नहीं करते। आउट ऑफ बुक्स में अगर करता है तो तकलीफ बढ़ेगी। अब हमारे ज्वेलर्स भाई इसमें ये सोचते हैं कि आज का सिनेरियो खराब हो गया। बिल्कुल खराब नहीं हुआ, उल्टा पूरे वर्ल्ड में अगर मैं देखूंगा तो सबसे ज़्यादा अगर पॉसिबिलिटी अगर किसी देश में है तो वो भारत में, क्योंकि आज हमारी 140 करोड़ से ज़्यादा की हमारी लोक संख्या मतलब जनसंख्या है। इसका मतलब इट इज अ कंज्यूमर मार्केट। हमें बाकी देशों को माल बना के कंज्यूमर ढूंढना पड़ता है। आज हमारे पास कंज्यूमर है। अगर एक आदमी किसी भी यहाँ किसी भी सिटी में रहता है उसके कम से कम 1000 लोग तो परिचित हो गए। अब सोचिए आपके शादी में 500 और 1000 लोग तो आते हैं, हम बुलाते हैं ना। 500 और 1000 नॉर्मल चीज है। इसका मतलब उस शहर में उस आदमी को उतने लोग जानते। इसका मतलब यह है कि अगर वो चाहे तो उस 500, 600, 1000 लोगों के साथ कनेक्ट होकर अपना व्यापार कर सकता है। लेकिन कस्टमर उसके पास या उन ज्वेलर्स के पास क्यों नहीं आ रहे? उस चीज को ढूंढने की जरूरत है। मेरा बिल्कुल स्पष्ट मानना है, परिस्थितियां एकदम फेवरेबल है।
परिस्थितियां एकदम अच्छी है। कहीं किसी तरह से ऐसा सोचना कि हम पैनिक में है या प्रॉब्लम में, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। हमने पॉजिटिव सोचना चाहिए, परिस्थितियों को अपनाना चाहिए और आज की परिस्थितियों के हिसाब से किस तरीके से हम अपने आप को ढाल सकते हैं इसके ऊपर काम करना चाहिए। राइट राइट। एज अ जीजेसी चेयरमैन आप ऐसा एक कोई मिस्टेक्स बता सकते हैं जो आपने मेजरली पहले भी देखी थी और अभी भी देख रहे हैं, जो एक लोकल ज्वेलर मिस्टेक्स वो दोहराते जा रहे हैं, वो उनको नहीं करनी चाहिए, ऐसी कोई? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है भूषण जी आपका। देखिए, मैं जीजेसी 2005 में बनी और 2005 से पहले मतलब आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि नेशनल लेवल पर कोई संस्था ही नहीं थी काम करने के लिए। और 2005 में जब एक्साइज इम्प्लीमेंट हुई थी, तब एक जीजीपीसी करके एक हमारी बॉडी है जो जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल, जो एक्सपोर्ट देखती है। जब सब ज्वेलर्स गए थे वहाँ कि भाई ये एक्साइज डोमेस्टिक मार्केट में लग रहा है, तो इस पर हम लोग गवर्नमेंट से बात करते हैं, तो शायद उस समय में जो भी पदाधिकारी है वो गवर्नमेंट से मिल के आए, तो स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि भाई आप तो एक्सपोर्ट बॉडी है, आपको डोमेस्टिक से क्या लेना देना। तब जाके 2005 में डोमेस्टिक बॉडी जीजीसी बनी। हाँ, तब जीजीएफ के नाम से ये पहली बॉडी बनी थी जो नेशनल लेवल पे हमारे इंडस्ट्री को सर्व करने के लिए बनी थी। अब तब से लेके तो आज तक के हम तब से जुड़े हुए 2005 से। राइट। हम तभी से हम लोग जीजीसी में एज अ जो हमारा बन सकता था इसमें इन्वॉल्वमेंट हमारा हम लोग करते थे। राइट। तब से लेके तो आज तक के एक ही चीज का दुख है कि आज भी हमारी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज नहीं कही जाती। अब ऑर्गेनाइज क्यों नहीं है? क्योंकि आज भी हमारे जो ज्वेलर्स है अपने आप को बदलने को तैयार नहीं है। आज भी हम जब दिल्ली जाते हैं और किसी मिनिस्ट्री में बात करते हैं, किसी अधिकारी से बात करते हैं, तो आज भी वो कहते हैं कि आपकी जो इंडस्ट्री अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है। अब आप सोचिए, सिंपल एक दवाई की एक दुकान हो, छोटी दवाई की दुकान में भी आप टैबलेट लेने चले जाओ तो आपको बिल कंप्यूटराइज मिलता है। लेकिन आज हमारे पास मोटा मोटा 5 लाख ज्वेलर्स पूरे भारत में, उसमें से गिन के 2.5-2 लाख ही हो गए बड़ी मुश्किल से जो मोटा मोटा BIS में रजिस्टर्ड है आज के तारीख में। बाकी ज्वेलर्स आज भी पुराने जमाने से ही बिल बनाते हैं हाथ से। मेरा कहीं पर भी ये उनको मतलब कटाश नहीं है उनको ऐसा करना, लेकिन अगर आज की परिस्थितियों को हम अगर नहीं अपनाएंगे तो कैसे होगा? समय के साथ आप अगर नहीं बदलेंगे तो समय आपको बदल देगा। इसलिए समय के हिसाब से आपको चलना बहुत ज़रूरी है। फिर बहुत सारी ये लोग भी कहते हैं कि हम उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, ये भी कहते हैं। देखिए, पढ़ाई लिखाई सेकेंडरी में मानता हूँ, अनुभव आपके ज़्यादा काम में आएगा। और पढ़ाई लिखाई अगर आपने नहीं की तो आप अपने दुकान में ऐसे आदमी को रोजगार तो दे सकते हैं जो ये सब कर सके। उससे हमारे भारत में उनके लिए रोजगार की उपलब्धि आ जाएगी। लेकिन ये करते ही हैं। इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। और हाँ, इस चीज़ का मुझे मतलब अच्छा भी लगता है कि 2005 में ये इंडस्ट्री 95% अनऑर्गेनाइज थी। आज वो आंकड़ा 70% तक के आ चुका है, 65% तक के आ चुका है। मतलब धीरे धीरे हमारी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज हो रही है। आज 30 to 35% हम लोग ऑर्गेनाइज है। तो आज में जो हमारे जो ट्रेडर्स है, हमारे ज्वेलर्स है, वो धीरे धीरे अपने आप को बदल रहे। लेकिन एक चीज का भूषण भाई और मुझे दुख होता है ना, ज्वेलर ही ज्वेलर का दुश्मन है। और जिस तरीके की आज की परिस्थितियां हैं आपस में लड़ने वाली, देखिए कस्टमर कभी भी सस्ता नहीं मांगता है। कस्टमर कभी भी ये नहीं कहता है कि आपके पास सस्ता है तो मैं आपसे यहाँ खरीदने आता हूँ। कस्टमर ये बोलता है आपके यहाँ क्वालिटी है तो मैं आपको यहाँ खरीदने आता हूँ, आपके यहाँ सर्विस अच्छी है तो मैं आपके यहाँ खरीदने आता हूँ। लेकिन जिस तरीके से पूरे भारत में एक होल्ड लगी है सस्ता बेचने की, सब लोग ये कह रहे हैं कि भैया मैं 0% में बेचूंगा, मैं 3% में बेचूंगा, मैं 5% में बेचूंगा, मैं 4% में बेचूंगा। कैसे पॉसिबल है कि 0% में ज्वेलरी बने? आप बताइए, कोई भी चीज को अगर बनानी है इसका मतलब उसको कारागिरी करनी है। और एक ज्वेलरी जब बनती है उसके पीछे कम से कम 6 से 7 कारागिर काम करते हैं। पहले तो उसको मेटल को मेल्ट करो, मेल्ट करने के बाद उसकी कटिंग करो, कटिंग करने के बाद उसको सजाना होता है, सजाने के बाद उसको शोल्डरिंग होती है, शोल्डरिंग के बाद उसको बफिंग पॉलिशिंग होती है, फिर उसको ताश काम होता है। मतलब 6 से 7 एजेंसीज के बाद मतलब हमारे कारागिर उसे बना बना के बाहर निकालते हैं। तो
तो 0% में ज्वेलरी कैसे बन सकती है? तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है हमारे पूरे ज्वेलरी इंडस्ट्री में। मेरा बिल्कुल यही कहना रहेगा कि कस्टमर्स को भी कि आप मेकिंग 0 है करके मत जाइए, 3% है करके मत जाइए, 5% है करके मत जाइए। आप सोचिए, आप 1.5 लाख रुपया प्रति 10 ग्राम की चीज खरीदने जा रहे हैं, आज 1.5 लाख रुपया, उसकी मेकिंग आप 10% भी जोड़े तो 15,000 होता है। तो क्या 15,000 रुपए के लिए आप सोचेंगे, जब चीज आप 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम की खरीद रहे? सही बात है। और मेकिंग सिर्फ 15,000 है, उसके सामने 10%। इसको अगर मैं एक उदाहरण के तौर पे, आप फर्नीचर बनाइए, आपको 35% मेकिंग चार्जेस लगता है ना? यस यस। उसके मुकाबले आप देखिए तो गोल्ड में तो बहुत ही कम मेकिंग चार्जेस है। तो कस्टमर्स को भी मेरा यही कहना रहेगा कि आप मेकिंग सेकेंडरी रखिए, क्वालिटी पे बात करिए और डिजाइन्स पे बात करिए, क्योंकि अगर आप कम मेकिंग की कोई चीज डिमांड भी करते हैं या कोई बेचने को भी देखता होगा, तो वो ज्वेलरी भी वैसी रहने वाली, कम डिजाइन वाली रहेगी ना। तो मेरा यही एक पीड़ा है कि आज के तारीख में पूरे भारत में कस्टमर्स एक दूसरे के साथ मेकिंग वर्क पे लड़ रहे हैं। और दुख इस बात का होता है कि एक ज्वेलर दूसरे ज्वेलर्स को बुरा बोलता है, क्योंकि ये हमारी फेटर्निटी। आपने कभी देखा किसी डॉक्टर को किसी दूसरे डॉक्टर को बुरा बोलते हुए? कई बार मैंने देखा किसी केस बिगड़ जाती, लेकिन उस डॉक्टर को कभी दूसरे डॉक्टर को बुरा बोलते हुए कभी मैंने नहीं सुना। तो आज भी हमने हमारी इंडस्ट्री को बचाने के लिए और हमारी इंडस्ट्री का स्टेटस संभालने के लिए कस्टमर्स के सामने हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए दूसरे ज्वेलर्स को। जब हम दूसरे ज्वेलर्स को रिस्पेक्ट देंगे तो ऑटोमेटिक हमारा रिस्पेक्ट बढ़ेगा। आज भी मैं देखता हूं, जब कस्टमर्स आते हैं और कुछ ज्वेलर्स दूसरे ज्वेलर्स के बारे में बुराई करते हैं, तो वो कस्टमर तो उस समय में मुंडी हिला के हाँ बोल देता है, लेकिन कस्टमर ये सोचता है ये भी वैसे ही है। उल्टा उससे हमारी इंडस्ट्री की साख खराब होती है। तो इस चीज़ का भूषण जी मुझे दुख है। और मैं कोशिश करता हूँ जब कभी भी हम लोग लाभम के माध्यम से हमारे ज्वेलर्स भाइयों से मिलते हैं, हम कोशिश करते हैं उनको कि आप अपने आप को इस सब सिनेरियो से बाहर निकालिए और अपने आप को एक ऑर्गेनाइज ज्वेलर्स बनाइए और आज की परिस्थितियों के हिसाब से उसे एक्सेप्ट करना सीखिए। और जहां भी आपको लगता है तकलीफ है, जीजीसी आपके साथ करिए। बहुत खूब आपने अच्छा एक पॉइंट भी रेज किया हुआ है कि एक एज अ ज्वेलर्स को भी ये नो मेकिंग चार्ज या 3% मेकिंग चार्ज वाले जो जैसे हम लोग बोलते हैं कि एक अट्रैक्शन पॉइंट फॉर द कस्टमर ओनली, कि कस्टमर हमारे शोरूम पे आ जाए। तो ये चीज़ में आपने अच्छा पॉइंट रेज किया हुआ है कि भूषण जी एक और बात बताता हूँ मैं। आप सोचिए, अगर 0% और 3% की जो ज्वेलरी बिकती होगी मार्केट में, वो ज्वेलरी तो डेड स्टॉक ही होगा ना। आप ही सोचिए कि जो ज्वेलरी अगर 2.5%, 3% और 5% में जो ज्वेलरी 3% तक के, तो मैंने बहुत आजकल हम लोग सोशल मीडिया पे देख रहे 3%, 0%, 2%, तो वो ज्वेलरी वही ज्वेलरी हो सकती है जो नहीं बिक रही है। तो डेड स्टॉक आप क्यों खरीदेंगे? जो बहुत दिन से नहीं बिका या फिर डैमेज ज्वेलरी जिसे पॉलिश कर दी गई होगी, वो ऐसी ही ज्वेलरी आपको इस रेट में मिल सकती है। और आप ही बताइए, अगर आपके घर में शादी होगी या आप अपनी लाडली बेटी के लिए अगर कोई ज्वेलरी खरीद रहे होगे, आप ऐसी ज्वेलरी खरीदेंगे? बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। जब आप 1.5 लाख रुपया प्रति 10 ग्राम की चीज खरीद रहे हैं, तो आप 10-15 हज़ार रुपये की मेकिंग के लिए पीछे मत सोचिए। और इसमें एक ये भी बात है ना कि एक कस्टमर को ये भी तो सोचना चाहिए कि एक ऐसा ज्वेलरी बिजनेस ही एक ऐसा है जहाँ पे आप भी कैलकुलेटर उठा के हिसाब कर सकते हो। बिल्कुल, ये ट्रांसपेरेंसी सबसे ज़्यादा अगर किसी बिजनेस में है तो केवल इस बिजनेस में है, क्योंकि इसमें सोने का भाव आपको अलग बताया जाता है, वजन दिखाया जाता है, कैरेटेज उसमें लिखा रहता है, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, उसकी मेकिंग अलग बताई जाती है, जीएसटी बताया जाता है। यहाँ से भी आगे मैं बताता हूँ भूषण जी, ये तो बता दिया मैंने, यहाँ तक के कि रिटर्न लेने की गारंटी भी दी जाती है राइटिंग में। ऐसा किसी बिजनेस में नहीं है कि रिटर्न पॉलिसी, ये इस बिजनेस की खासियत है। और आप सोचिए ना, अगर आप एक कैलकुलेटर खरीदिए, आपको कैलकुलेटर में स्क्रीन के पैसे अलग, बटन के पैसे अलग कोई बताता है क्या? आप मोबाइल ले लीजिए, मोबाइल में आपको स्क्रीन के पैसे अलग और बाकी आईसी के पैसे अलग और बॉडी के पैसे अलग कोई बताता है क्या? कार खरीदने जाइए, कार में आपको स्टीयरिंग के पैसे अलग, चक्के के पैसे अलग, बोनेट के पैसे अलग, इंजन के अलग, ऐसा कोई बताता है क्या? नहीं बताता है। लेकिन हमारे ज्वेलरी इंडस्ट्री में हर चीज़ को ट्रांसपेरेंसी के साथ बताया जाता है और कस्टमर भी उसे एक्सेप्ट करता है, और ये आज से नहीं, बहुत सालों से। तो दैट इज गुड फॉर इंडस्ट्री। बट मुझे लगता है आने वाला कल एमआरपी ऑन आइटम, मतलब एमआरपी पे ज्वेलरी बिके, ऐसा आ सकता है। अब वो समय आ चुका है कि आपको आपकी कला बेचनी है,
सोना खरीदने के लिए कस्टमर नहीं आते हैं, सोने की ज्वेलरी, सोने की डिजाइन्स खरीदने आते हैं। आज का मेरा ये अनुभव है। राइट। ये बहुत अच्छी बात की आपने। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि एक रिसेंटली गवर्नमेंट ने, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी ने एक अपील किया था कि 1 साल के लिए सोना ना खरीदें बिकॉज ऑफ गोल्ड इंपोर्ट हम लोग कम कर पाए इसके रिगार्डिंग। तो ये ऐसा निवेदन भी दिया गया, कुछ इसके पीछे और भी रीजंस होंगे, तो वो मैं जानना चाहता हूँ आपके द्वारा। भूषण जी, देखिए, आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री ने जब ये हैदराबाद में बोला पहली बार, उसके बाद फिर गुजरात में भी उन्होंने सेकंड टाइम इस चीज़ को दोहराया, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। लेकिन केवल ज्वेलरी के लिए नहीं कहा था, उन्होंने 4-5 चीज़ें और कही थी। एक तो उन्होंने कहा था कि फॉरेन में जाके आप शादियाँ ना करें, फॉरेन ट्रैवल टालिए। उन्होंने फर्टिलाइज़र जो इंपोर्ट करना पड़ता उसको टालने के लिए बात कही थी। और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपने आप को बताया था कि अपने देश को आप थोड़ा सा कठिन परिस्थितियों में संभालना है। तो उसमें ज्वेलरी के लिए भी उन्होंने कहा कि आप खरीदारी ना करें। देखिए, मेरा ऐसा सोचना है, मानना है कि प्रधानमंत्री जी ये कह रहे थे कि परहेज करिए। कारण उस समय में जो हम तेल इंपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि तेल की कीमतें हमारे यहाँ उतनी नहीं बढ़ी जितनी इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ी है। बावजूद यहाँ पे महंगाई ना बढ़े, इस वजह से तेल की कीमतें यहाँ नहीं बढ़ी भारत में। इस वजह से पैनिक स्थिति ना हो जाए, इस वजह से प्रधानमंत्री जी ने शायद ये आह्वान इसलिए किया क्योंकि हमारा देश मोटा हर साल, अगर मैं पिछले 3 साल के रिकॉर्ड देखता हूँ तो 700 टन के आसपास इंपोर्ट करता है गोल्ड। एक ये बड़ा फिगर है। अगर मैं चाइना के बाद अगर कोई दूसरा देश अगर कोई है सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करने वाला तो भारत है। तो ये इंपोर्ट को अगर इस इन्वेस्टमेंट बाइंग को अगर हटा दिया जाए तो ज्वेलरी बाइंग से इंडस्ट्री चलती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमने जब से ये स्टेटमेंट आया था तो हमने तुरंत ही प्रधानमंत्री से अपना समय भी मांगा था और उसके बाद हमारे साथ सरकार ने बातचीत भी की इस सब्जेक्ट को लेके। तो कहीं ना कहीं सरकार अपनी जगह सही है, इसीलिए पूरे भारत में कहीं पर भी इस वक्तव्य पे किसी ने स्ट्राइक नहीं की, किसी ने विरोध नहीं किया। हाँ, ये जरूर है कि ये इंडस्ट्री बंद नहीं कर सकते। आज ये इंडस्ट्री मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोजगार देता है, उसमें भी 70% तो महिलाएं हैं। आज हमारे आर्टिजन्स है, हमारे सेल्समैन है, जो दुकानों में काम करते हैं। आज हमारे इतने सालों की लीगेसी है, इतने सालों से हमने बैंकों से कर्जा लेके आज हम लोग दुकान का काम कर रहे हैं। ये इंडस्ट्री बंद नहीं हो सकती अचानक किसी, और क्योंकि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है। यस। हाँ, तो मुझे लगता है कि वो कठिन परिस्थिति थी, इस वजह से प्रधानमंत्री जी ने ये कहा और इस चीज़ को हमने सम्मान भी रखा और साथ ही साथ तुरंत ही हमने सरकार के सामने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को हमने प्रस्तावित कर दिया। तो इसके वजह से कहीं ना कहीं हमने गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट की है कि आपकी मतलब हमारी देश की पीड़ा बिल्कुल सही है कि आज हमें इंपोर्ट कम करना है, हम आपके साथ खड़े। लेकिन मेरा एक और रिक्वेस्ट है कि हमारा इंपोर्ट कम होने से अच्छा हमारा एक्सपोर्ट कैसा बढ़े, हमें इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। राइट। अगर आज हमारे खर्चे बढ़ गए हैं तो हमारा उत्पन्न कैसे बढ़ाए, हमारा इनकम कैसा बढ़ाए। सेम वैसे ही हमारा एक्सपोर्ट अगर और बढ़ सकता है, उस पर ज़्यादा काम करें, उस पर ज़्यादा हम लोग ध्यान दें। हम खुद देखिए, हमारे पास ऑलरेडी एक्सपोर्ट के लिए काउंसिल है, जीजीसी भी उनके साथ मिल के काम कर रही है। अभी हम लोग हाल ही में हम लोग भारत के बाहर भी एक्सपोर्ट बढ़े, इसके लिए हम लोग कुछ प्लानिंग करके आ रहे हैं और हो सकता है आने वाले दिनों में हम भी एक्सपोर्ट बढ़ने के लिए एक्सपोर्ट काउंसिल के साथ कंधे से कंधा मिला के डोमेस्टिक मार्केट को और मजबूत बनाएंगे, जिससे कि हमारा व्यापार फले फूले। क्योंकि हमारे जो हैंडमेड ज्वेलरी जो है वो दुनिया में कहीं नहीं बन सकती जो भारत में बनती है। मैंने बहुत विदेशों में जाके देखा है, विदेशों की ज्वेलरी मशीन मेड ज़्यादा होती है और हमारे यहाँ हैंडमेड होती है। तो आज ज़रूरत है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम की, साथ ही साथ एक्सपोर्ट बढ़ाने की। अगर ये 2 चीज़ कर लिया तो मुझे नहीं लगता कभी किसी प्रधानमंत्री को ऐसा बोलने की ज़रूरत पड़ेगी कि आप सोने से परहेज करिए। बिल्कुल, मैं मानता हूँ वो कठिन परिस्थिति थी, आज वो परिस्थिति नहीं है कठिन, अभी नॉर्मल हो चुका है। क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति में सोना मतलब खरीदते समय में उनको एक परिवार की सुरक्षा का ही मद्देनजर उन्हें पसंद आता है, सांस्कृतिक महत्व उसका है, धार्मिक महत्व है, और ये हमारा कल का भविष्य होने के कारण हमारे
जो भी कस्टमर्स होते हैं उनके यहाँ शादियाँ हैं, अब जिनकी शादियाँ पिछले 10 साल में हुई उनकी एनिवर्सरी भी आ रही होगी, तो वो हर साल कुछ ना कुछ खरीदारी करते हैं। तो ये इंडस्ट्री एक बहुत ही पसंद की जाने वाली इंडस्ट्री तो बंद नहीं हो सकती है। इतना है कि थोड़ा सा अप एंड डाउन होता है, तो उसका एक जो 15 मई से लेकर 15 जून का जो समय था वो समय बहुत ही कठिन था हमारे देश के लिए भी और हमारी इंडस्ट्री के लिए। तो अब मुझे लगता है वो समय चले गया है, अब नॉर्मली कस्टमर्स खरीदारी कर रहे हैं। राइट। बहुत खूब आपने। और इसके साथ मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जैसे अभी आगे के टाइम में गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री में क्या विजन रखती है और क्या उनके ऐसे रोड मैप है? देखिए, सरकार बिल्कुल बहुत ही मजबूती से अपने विचार रखती है और मैं खुद मतलब देखिए, जब मैं वाइस चेयरमैन था तब मैं लीगल कन्वीनर भी था, साथों साथ अभी जब चेयरमैन हूँ तो कई बार दिल्ली मेरा जाना होते ही रहता है। तो अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंट से हम लोग मिलते रहते हैं। आरबीआई से हम लोग मिलते हैं, कॉमर्स मिनिस्ट्री से मिलते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री से मिलते हैं, होम मिनिस्ट्री से हम मिलते हैं, कंज्यूमर मिनिस्ट्री है उससे हमको मिलना होता है। तो इतने सारी इंडस्ट्रीज ऑलरेडी हम लोग मिनिस्ट्री से हम लोग मिलते हैं और जब मिलते हैं तो चैलेंजेस भी बहुत आते हैं और उनका रोड मैप बहुत क्लियर है। वो चाहते हैं, वो मतलब हमारी सरकार चाहती है कि जो भी बिजनेस है वो पेपर पे हो। ओके। यस, कोई 2 नंबर या गलत ग्रे मार्केट रेडी ना हो, दैट इज़ गुड। देखिए, आप अगर आपने देखा होगा जीएसटी भारत में आने से पहले हमारे यहाँ जो विकास की जो गति थी वो स्लो थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हम टैक्स पे करते हैं उसी से रोड बनते हैं, उसी से पुल बनते हैं, उसी से ब्रिजेस बनने के बाद साथ टनल्स बनते हैं, सुरक्षा को लेके पैसा वो खर्चा किया जाता है। तो आप ये बात तो क्लियर है कि सरकार ईमानदारी से अपना रोड मैप लेके आई है और 2047 का विकसित भारत बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। और आपने देखा होगा, मैं खुद मतलब नागपुर में, तो आप देखिए हमारे पास गडकरी साहब नागपुर से ही है। वो आज पूरे भारत में जिस तरीके से रोड का नेटवर्क बढ़ा रहे हैं, शायद ही मैं मतलब पहले तो नागपुर को ऑरेंज सिटी करके जाना जाता है, लेकिन अभी गडकरी सिटी के नाम से जाना जाता है। क्या बात। हाँ, तो मैं कहीं जाता हूँ नागपुर से बाहर, तो अगर आप गडकरी साहब की सिटी से हो तो कई बार तो वो इस चीज़ को देख के इतने खुश होते हैं कि मतलब कई बार तो कुछ ढाबे वाबे पे तो उन्होंने बिल नहीं लिए, ऐसी परिस्थिति भी लोगों ने बताई है। तो ये दैट इज अ गुड थिंग। तो ये एक विकसित भारत तैयार करने की गति है और उसमें रोड मैप वेरी क्लियर है। जितना सरकार के पास जीएसटी के माध्यम से पैसा सोचा था उससे 5-10 गुना ज़्यादा आया। इस वजह से विकसित भारत की तैयारी उन्होंने रीव रखी है। ज्वेलर्स भाई से भी मेरी यही विनती रहेगी, जो भी बिजनेस आप करते हैं पेपर पे करिए। 10,000 के ऊपर का कोई भी व्यवहार कैश में ना करें। आपको 10,000 के ऊपर का व्यवहार करते समय में किसी को देना है तो आपको रूल मानना पड़ेगा इनकम टैक्स का कि 10,000 से ऊपर का कैश से व्यवहार नहीं किया जा सकता है। और 2 लाख तक के आप कैश एक्सेप्ट कर सकते, 2 लाख के ऊपर कैश भी आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अलग अलग लॉज है, पीएमएलए का लॉ है, I4C का लॉ है, बहुत ही अलग अलग BIS का लॉ है। तो ये सब कानून को समझना जरूरी है और ये जब कानून आप मानेंगे, मुझे नहीं लगता सरकार आपके तरफ किसी तरह की तकलीफ देने की सोच रही है। ये सरकार सुनने वाली सरकार है, ये सरकार आपका प्रॉब्लम है शॉर्ट आउट करके देने वाली सरकार है। ये हमारा अनुभव है। इसलिए रोड मैप उनका वेरी क्लियर है। जो भी आप काम करेंगे बुक्स में करिए, नॉन बुक्स में करने वालों के लिए सही नहीं है और मुझे लगता है हमारी इंडस्ट्री के लिए भी अच्छी बात है वो। नहीं, बहुत खूब आपने अच्छा किया कि ये जानकारी से शायद काफ़ी सारे ज्वेलरी स्टोर को इनको भी ये क्लियर हो गया होगा कि अभी आगे किस तरीके से बिज़नेस को चलाना है और अगर आपको बिज़नेस ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, तो आपको इसी रूल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। यस, थैंक यू। आपने गवर्नमेंट्स के काफ़ी सारे पॉइंट्स भी क्लियर किए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि जब एक ज्वेलरी स्टोर्स में जब ये HUID मार्क हॉलमार्किंग, पहले नॉर्मल हॉलमार्किंग होता था जहाँ पे ज्वेलरी स्टोर्स के लोगो जो 5 अलग अलग फॉर्म्स के कैरेट्स में हॉलमार्क होता था, लेकिन ये जब से HUID आया हुआ है, जो 6 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो कोड लगता है, उसमें काफ़ी सारे अपडेट्स तो होते रहे हैं समय समय के ऊपर। पहले गोल्ड में था, फिर सिल्वर के ऊपर भी आया, लेकिन रिसेंटली अभी ये एक अपडेट्स मैं रिसर्च कर रहा था, मुझे उसमें मालूम चला है कि ट्रांसफ़र HUID का एक जो नया अपडेट्स हुआ है, आई थिंक वो अभी सिर्फ कॉर्पोरेट बिजनेस के लिए है,
लेकिन उसमें बहुत ही क्लियर मेंशन किया गया है कि लोकल ज्वेलर्स को भी दे आर हैव टू बी रेडी, कि आपको प्रिपेयर रहना है, आपके लिए भी कल ये चीज़ आने वाली है। भूषण जी, मैंने कहा ना कि सरकार का विज़न बहुत क्लियर है। अगर आप अपने आप को नहीं बदलेंगे तो सरकार कानून लेके आएगी। और देखिए, अगर नियम के हिसाब से चले तो मुझे लगता नहीं सरकार किसी तरह से आपको ऐसे कोई कानून बनाने की इच्छा रखेगी कि जिससे कि आपको तकलीफ हो। राइट। देखिए, HUID आया क्यों, ये समझने की ज़रूरत है। हॉलमार्किंग आया क्यों, ये समझने की ज़रूरत है। दुखद बात है लेकिन सच है कि हॉलमार्किंग से पहले, जब मैंडेटरी हॉलमार्किंग हुआ उससे पहले कस्टमर्स की डिमांड थी कि कस्टमर्स को एक थर्ड पार्टी कंफर्मेशन चाहिए था कि ज्वेलर्स मेरा जो बोल रहा है वो प्योरिटी की ज्वेलरी मेरी है या नहीं। देखिए, मैंने अपने बातों में कही है कि क्वालिटी, क्वांटिटी, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और सर्विस, इसमें ट्रांसपेरेंसी जो वर्ड है उसमें अगर कस्टमर को वो चाहिए है तो उसको वो आपको देनी होगी। अब इसमें हो क्या रहा था कि हम तो बोल रहे हैं हमारी ज्वेलरी ये प्योरिटी की है और कस्टमर ले भी रहा है, लेकिन क्या हो रहा था, जैसे ये मुझे दुख लगता था इस बात का कि एक ज्वेलर दूसरे ज्वेलर के यहाँ जब ज्वेलरी दूसरे ज्वेलर्स की लेके जाते तो कहीं ना कहीं उसके बारे में बुरा बोलना गलत हो रहा था। इस वजह से ग्राहकों के मन में एक कंफ्यूजन या सवाल आ गया कि यार मेरी ज्वेलरी सही तो नहीं है या गलत तो नहीं है, सही है या नहीं। तो ऐसे वर्ड्स अलग अलग दिमाग में घूमते रहे और इस वजह से कुछ ग्राहक पंचायत के लोगों ने ये डिमांड रखी। ये पहला कारण। दूसरा ऐसा है कि यूनिवर्सली हर देश का एक ऑडिट होता है, तो उसमें अगर आपको कोई ज्वेलरी अगर भारत से बाहर बेचनी है या भारत में अगर बेचनी है तो आपको एक स्टैंडर्डाइजेशन लाना पड़ता है, जिसे जिनेवा कन्वेंशन में एक हमारा कन्वेंशन में कमिटमेंट हुआ था बाकी देशों के साथ कि हॉलमार्किंग मैंडेटरी भारत में आएगा, तब जाके मल्टीनेशनल कंपनी और नेशनल कंपनी मिलके काम कर सकेगी। राइट। तो इस वजह से वो कन्वेंशन में जो तय हुआ था उसको फॉलो करना इस सरकार की जिम्मेदारी थी। ओके। हाँ, तो इस वजह से हॉलमार्किंग मैंडेटरी हमारे इंडस्ट्री में कर दी गई है। दैट इज गुड थिंग। अभी आपने जो HUID को लेके जो बात की वो क्यों हुई, ये इसलिए हुई क्योंकि डुप्लीकेट हॉलमार्किंग बहुत होने लग गई। जो आप 5 मार्क्स पहले बताते थे, बाद में 3 हुए, बाद में चलते बैठा, वो चलते रहा। लेकिन डुप्लीकेट हॉलमार्किंग होने की वजह से HUID को इंट्रोड्यूस किया गया। अब आपके जानकारी के लिए बता दूं, HUID भी डुप्लीकेट होने शुरू हो गए। अब HUID अगर डुप्लीकेट हो रहे हैं तो उसको फिर ट्रांसफर पे लाना, BIS को, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को लाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं आज ज्वेलर्स भाइयों की एक बड़ी मिस्टेक है, जब भी वो कोई ज्वेलरी खरीदते हैं, हमारे यहाँ हम QC करते ही नहीं है। आप देखिए, दवाई खरीदिए QC होए बगैर आप खरीदिए, आप जितने भी बड़े ब्रांड की कोई कार खरीद लीजिए, जब तक कि QC का स्टिकर नहीं लगेगा तो वो बेच से बाहर नहीं जाएगी। अब मोबाइल खरीदिए, QC होगा। आज ज्वेलरी हम लोग बेचते हैं 10 ग्राम चीज़ का 1.5 लाख रुपया, 10 ग्राम चीज़, अगर 50 ग्राम की कोई चीज़ है तो 7.5 लाख रुपए से ऊपर की चीज़ हो जाती है वो। तो इतनी महंगी चीज़ को QC क्यों नहीं करते हमारे ज्वेलर्स भाई। आज आपके माध्यम से मैं सभी अपने ज्वेलर्स भाइयों से विनती करता हूं कि कोई भी ज्वेलरी बनने के बाद, हॉलमार्क होने के बाद भी आपके शोरूम में जाने से पहले आप अपने ऑफिस में, अपने दुकान में उसे पहले QC चेक करिए, क्वालिटी चेक करिए, और वो अगर सही है तो ही आप अपने ट्रे में बेचने के लिए रखिए। राइट। अगर ये कर लिया तो मुझे नहीं लगता सरकार बोलेगी कभी HUID ट्रांसफर लाओ। और ये एक फिलहाल के तौर पे जो कॉरपोरेट्स को फिलहाल उन्होंने बोला है कि आप ये ट्रायल रन या फिर एक तरह से मैंडेटरी तो नहीं है लेकिन वॉलेंटरी फिलहाल रखा है HUID ट्रांसफर उन्होंने। वो केवल और केवल कॉरपोरेट्स के लिए जिनकी 5 से ज़्यादा दुकान है, सभी को लिए नहीं है वो, और वो वॉलेंटरी है, मैंडेटरी नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये सभी के लिए मैंडेटरी होगा और छोटे से छोटे ज्वेलर्स को भी ट्रांसफ़र करने की परिस्थिति आ सकती है। राइट। देखिए, मैंने कहा ना स्टार्टिंग में कि अपने आप को बदलना होता है। आज की तारीख में गया वो ज़माना कि हाथ से आप बिल बना रहे हो, आपको आपका अकाउंट्स कंप्यूटराइज रखना है, आपका स्टॉक आपका कंप्यूटराइज रखना चाहिए। आप बोलेंगे आता नहीं, सीखना पड़ेगा। आप बोलेंगे मुझे नहीं आता तो बेटे को सिखाओ, अब बेटे को नहीं आता तो ऐसे एम्प्लॉयज़ को आप अपने दुकान में डिपोर्ट करो। तो आपको करना पड़ेगा। आप परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को नहीं ढालोगे तो परिस्थिति आपको बाहर कर देगी सिस्टम से। तो HUID मुझे लगता है इसी वजह से इंट्रोड्यूस की गई है। निश्चित तौर पे आज के तारीख में जिस तरीके का भारत में जियोग्राफिकली परिस्थितियाँ है, अर्बन और रूरल एरिया में, उसको देखते हुए थोड़ा सा तकलीफ तो है
छोटे ज्वेलर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाने वाला है। हम इसके लिए समय भी मांग रहे हैं। हाल ही में हम लोग मिलने की कोशिश भी कर रहे हैं और मिल के भी आए हैं हम लोग। तो कोशिश जारी रहेगी इसके लिए कि ये वॉलेंटरी रहे, मैंडेटरी ना रहे। लेकिन सरकार है, सरकार अगर कोई निर्णय लेती है तो उसके पीछे कुछ कारण होते हैं और एक कॉरपोरेट ने भी ये चीज़ डिमांड की है। ये चीज़ मतलब हमारे ही ज्वेलर्स भाइयों के कुछ जो ज़्यादा जिनके बहुत शोरूम्स है, उन्होंने ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को अप्लीकेशन करके बोली है कि इसको ट्रांसफ़र लाइए। ओके। तो अब अगर वह खुद बोल रहे हैं हमारे ज्वेलर्स भाई इसके लिए, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारी ज्वेलरी जो है हमारा डुप्लीकेसी ना हो कॉर्पोरेट्स। तो ये आने वाले दिनों में एक बड़ा चिंता का विषय है। ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल सभी ज्वेलर्स भाइयों का हित रखती है। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा और मंझोले ज्वेलर जितने भी है वो सब हमारे मेंबर्स हैं और सभी का हमें एक हित देखना है। हम किसी एक की तरफ बायस नहीं हो सकते। लेकिन मैं आपके माध्यम से हमारे सभी छोटे से छोटे व्यापारियों को ये कहना जरूर चाहूँगा कि आपके यहाँ जो भी ज्वेलरी बिक रही है उसे QC चेक करिए, और गलती से भी आपके दुकान से अगर फेक HUID या फेक हॉलमार्क ज्वेलरी बिकती है तो इसका आपके दुकान पे, आपके नाम पे एक बड़ा धब्बा लग सकता है। इसलिए अपने आप को बदलना ज़रूरी है। और ये सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए सॉफ्टवेयर तो सबको 100% बिना, मैंने कहा ना, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के तारीख में मैं उदाहरण भी देता हूँ। अगर मोबाइल, पहले आप देखते होंगे आपको फ़ोन नंबर्स याद नहीं रहते थे। अब अपने घरों में डायरेक्टरी एक होती थी। हम हमारे जेब में एक छोटी सी एक डायरी रखते थे, उसमें फ़ोन नंबर्स लिख के रखते थे। आज आपके फ़ोन में लाखों नंबर्स होंगे, सब उसमें आ जाते हैं। सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर ही है ना। 100%। हाँ, तो आपके अकाउंटिंग में भी आपको सॉफ्टवेयर रखना ज़रूरी है। और CRM है या फिर अलग अलग इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। आप दुकानों में अपने यहाँ अगर आज के तारीख में अपडेट नहीं रहेंगे तो 100% आप इस व्यवसाय से बाहर हो जाओगे। अगर आपको आपकी पीढ़ी बचानी है, आने वाला कल बचाना है, आपने इतने सालों से इस व्यवसाय में अपनी दुनिया बनाई है, तो आपको आज के परिस्थितियों के हिसाब से सॉफ्टवेयर रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आप अगर व्यापार करते हैं तो आप अपने आप को पीछे रख रहे हैं। और आज मैं फिर एक बात बताता हूँ, आज कॉरपोरेट क्यों इस बिजनेस में आए हैं? क्योंकि उन्होंने वो सब मानक को अपनाया है। कस्टमर ने भी उन्हें एक्सेप्ट किया है। तो हम क्यों नहीं कर पा रहे भाई? हमने क्यों उनको जगह दी? हमने उनको स्पेस दी, इसलिए वो आ पा रहे हैं। आज कॉर्पोरेट हम और आप या हमारे यहाँ बहुत सारे ज्वेलर्स भाई आपस में बोलते हैं, यार ये बाहर का एक ज्वेलर्स आ गया, इस वजह से मेरा कस्टमर टूट गया। भाई आपको कौन रोका था? ये तो आपका खुद का घर था। आपके घर में आपने पहले कोशिश क्यों नहीं की? आपने अगर वो वैसा दुकान बना लेते, वैसा माल रख लेते, वैसी सर्विस दे देते, वैसा एडवर्टाइजमेंट कर लेते, वैसे स्टाफ रख लेते, तो आपका भी बिजनेस वैसा हो सकता था। चलो कोई बात नहीं। आज भी 63% जो बिजनेस है आज भी हमारे व्यापारी, जो पारिवारिक व्यापारी है, उनके पास है, ट्रेडिशनल बिजनेस के पास। तो आज भी हमारे यहाँ से ये बिजनेस गया नहीं है। ज़रूरत है अपने आप को बदलने की, वो ज़रूरी है। बहुत खूब आपने सही बताया। और आगे जाते हैं हम लोग कि एक ऐसा कोई चेंज जो आप देख रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर ये इंडस्ट्री में होने वाला है। जैसे हमने बात की HUID की या गवर्नमेंट्स रूल्स के हिसाब से, ऐसा कोई पॉइंट जो आप देख रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर ये इंडस्ट्री में आ सकता है, अब आया नहीं है? देखिए, मैं ये कहूँगा 100% बिजनेस ऑन वाइट, नो कैश व्यवसाय आने वाले दिनों में यही होने वाला है। क्योंकि करेंसी भी डिजिटल होने वाली है। आपको मतलब ये भी हो सकता है कि आपने कौन से नंबर का नोट किसको दिया, डिजिटल करेंसी आ जाएगी तो वो भी ट्रैक होनी शुरू हो जाएगी। आने वाला कल यही समझ के चलिए। तो अपने आप को बदलिए, जितना हो सके अपना व्यापार बुक्स में करिए, तो ही आपका उज्जवल भविष्य है। अन्यथा बहुत मुश्किल में रह सकते हैं आप लोग, मेरा ये बिल्कुल कहना है। और परिवर्तन संसार का नियम है, इसे एक्सेप्ट करना आज की ज़रूरत है। और मैं जब भी मैंने कहा, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपदा को अवसर में बदलो, तो ये आपदा है तो अवसर में बदलने की ज़रूरत है। आज अगर हमने कमर कस ली और आज हमने जो कॉरपोरेट तरीके से काम कर रहे हैं उसी तरीके से हमने भी काम शुरू किया, मुझे नहीं लगता कि किसी तरह से हमको प्रॉब्लम्स आएगा। बहुत खूब। आगे बढ़ते हैं अगले
कुछ मैं आपसे सॉल्यूशंस भी चाहता हूँ, जैसे बहुत सारे हमें कमेंट्स भी आते हैं, बहुत सारे ऐसे ज्वेलर्स के सवाल भी होते हैं। तो मैं आपसे एक पहला सवाल पूछता हूँ, जो आई थिंक बहुत कम ज्वेलरी स्टोर्स जो हैं कि उनको ये चीज़ के बारे में पर्टिकुलर नॉलेज होगा, जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब एक लोकल ज्वेलरी स्टोर कोई कस्टमर जब कोई पुराना सोना उनको देने आता है, बेचने आता है, तब वो जो दुकानदार है वो उसकी वैल्यूएशंस करके एज पर जैसे आपने बोला 10,000 से ऊपर कैश नहीं देंगे लेकिन बैंक से करेंगे व्हाट्सएवर। ये जब सब रूल्स फॉलो करने के बाद भी ऐसी सिचुएशंस भी आती है कभी कि एज अ वो कस्टमर ने कहीं चोरी का सामान लिया हो या ऐसा, बहुत सारे ऐसे होते हैं। तो वो सिचुएशंस में ज्वेलर को हैरेसमेंट बहुत होता है और सब अपनी एज अ ज्वेलर जो उनको करना चाहिए था वो सब उन्होंने किया था, लेकिन तो भी गवर्नमेंट के कुछ रूल्स के रिगार्डिंग वो कहीं ना कहीं वो ज्वेलर्स को ये चीज़ों को फेस करनी पड़ती है, हैरेसमेंट करना पड़ता है। बिल्कुल भूषण जी, ये बहुत ही बढ़िया आपने मुद्दा उठाया है। इसे कहते हैं 411 आईपीसी धारा, जो कि अभी नया बीएनएस 317 के नाम से जाना जाता है। और ये मतलब मैं बड़ा मतलब खुश भी हूँ कि इसकी जानकारी फिलहाल मेरे पास बहुत अच्छी खासी है, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे पहले नागपुर में इस सब्जेक्ट को लेके विजिलेंस कमेटी बनी थी। अब विजिलेंस कमेटी मतलब एक तरह से पुलिस मित्र है। अब वो करती क्या थी और क्यों हुई तो मैं आपको बताता हूँ। मुझे आज भी याद है वाकया। मैं इसमें जरूर दो लोगों का नाम भी लूँगा। एक सोनी लोगी है दोनों, वो एक पुरुषोत्तम कावले जी करके है वो, और एक हमारे अनूप करके है। उनके यहाँ कोई डेथ हो गई थी किसी की, तो वो नहीं, उन्हीं क्या ये किस्सा हो गया था। उनके यहाँ पुलिस आ गई थी और सब लोग स्मशान घाट में थे उस समय, मुझे याद है। और स्मशान घाट में मालूम पड़ा कि अनूप एक ज्वेलर्स है, उनके यहाँ पुलिस आई है और उनको उठा के लेके गई। तब ऐसे में क्यों उठा के लेके गई, क्या कारण है? तो सबके सब जो ज्वेलर्स फेटर्निटी के लोग थे उठ के सीधा चले गए कमिश्नर ऑफिस। तब मुझे याद है एसएसपी यादव करके यहाँ के कमिश्नर हुआ करते थे। तो पुरुषोत्तम कावले जी ने लीड करके, और भी हमारे साथ में बहुत सारे ज्वेलर्स भाई साथ में थे, वो सब वहाँ जाके उनको अपनी पीड़ा बताई कि भाई ऐसे पुलिस किसी को कैसे उठा के ले जा सकती। तो उस समय में पहली बार एसएसपी यादव जी ने एक विजिलेंस कमेटी बना के दी कि इसके बाद कभी भी पुलिस डायरेक्टली किसी ज्वेलर्स के पास नहीं जाएगी, पहले आपके पास मिलने आएगी। वो उस ज्वेलर्स को वो गिल्टी है या नहीं है वो आपको बताएगी, और गिल्टी है तो आपको बिल्कुल उनको हैंडओवर करना पड़ेगा, और गिल्टी नहीं है तो हम फिर से तपास करेंगे। तो एक समन्वय बनाने के लिए एक विजिलेंस कमेटी बनाएगी, वो नागपुर में 2005 में बनी। अच्छा, सबसे पहली बात। अब उसके बाद इसका और मतलब 14 मार्च 2024 तक के, आज से तब तक के नागपुर में तो विजिलेंस कमेटी काम कर रही थी। आज मैं एक नाम लेना और चाहूँगा कि चित्रा ताई बाग करके है, एक स्वर्णकारी है, वो एमएलसी है, आमदार है, मतलब विधायक है महाराष्ट्र में। तो उन्होंने उनके प्रयासों से महाराष्ट्र में एक एसओपीज बनाई गई, उसे भी विजिलेंस कमेटी बनाने के लिए कि हर स्टेट में मतलब पूरे महाराष्ट्र में करीब 36 डिस्ट्रिक्ट है, तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक विजिलेंस कमेटी बनाना करके ऐसे एसओपीज शासन के तरफ से एक परिपत्रक निकाला गया, जो कि चित्रा ताई ने कोशिश की। और वो कोशिश के कारण 14 मार्च 2024 को उस समय के उप मुख्यमंत्री, आज के मुख्यमंत्री हमारे देवेंद्र फडणवीस जी ने एक एसओपीज बनाई। उसमें पुलिस वालों को क्या नियम है, क्या पालन करना है, उनके नियम बनाए गए, और ज्वेलर्स ने क्या करना चाहिए वो भी नियम बनाए गए। अब इसमें ज्वेलर्स की अगर मैं कहूँ कि ज्वेलर्स लोगों ने अगर अपनी नियम के हिसाब से अपना व्यापार किया तो कोई भी पुलिस का प्रॉब्लम आ ही नहीं सकता। अब करना क्या है, छोटी छोटी बातें, अगर एक ज्वेलर्स ने अगर ये चीज़ें अपना ली तो वो 100% अपने कल के प्रॉब्लम से बच सकता है। कैसे? देखिए, हर ज्वेलर्स को आज 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम चीज की हम व्यापार करते हैं, तो हर ज्वेलर्स ने अपने दुकान में सीसीटीवी तो रखना ही चाहिए। ऐसा कोई ज्वेलर नहीं होना चाहिए जिसने सीसीटीवी नहीं रखा, पहली बात। अच्छा, उसमें आगे ऐसा कि उसने ना 2 डीवीआर या 2 एनवीआर लगाना चाहिए, जो उसके एग्जिस्टिंग चल रहा है चलने दो, जिसमें सोच अपने दुकान के हिसाब से जितना साइज होगा शोरूम का, 8 कैमरे, 4 कैमरे, 16 कैमरे, 32 कैमरे, जो होगा साइज होगा उसके हिसाब से वो रखे।
उसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन आपका इंटरव्यू जानने के बाद तुरंत ही उन्होंने एक और NVR खरीदना चाहिए या DVR खरीदना चाहिए और उसको एक और बार वो चलने दो, उसके साथ एक साइमल्टेनियसली एक और सेकंड लगाना चाहिए और उसमें सिर्फ 2 कैमरे रखने चाहिए, ओनली 2। ओके। और उस 2 कैमरे में भी ऑडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए और उसका जो एंगल है एक दुकान के कैश काउंटर पे और दूसरा एंट्री और एग्जिट पे। ये 2 कैमरे आपने लगा लिया और वो NVR या DVR में, क्योंकि महंगा होता है, लाख 1.5 लाख रुपए लग सकता है, उसके बाद उसकी हार्ड डिस्क 5-7 हज़ार रुपये की आती है, तो हर महीने एक हार्ड डिस्क उसमें ऐड करने का 5,000 रुपये की। तो कम से कम आपके पास 2 से 3 साल तक के रिकॉर्डिंग्स आप सेव करके रख सकते हो। इससे होगा क्या, देखिए आप गलत तो कर नहीं रहे हो, आपके यहाँ अगर गलती से कोई चोरी का माल खरीदने में आ भी गया तो कानून के हिसाब से आपको कोई चार्ज नहीं लगता है। मैं आपको बताता हूँ, कानून में ये लिखा है इंटेंशनली इफ यू परचेज द ज्वेलरी तो ही आप पे 411 BNS 317 लगता है। लेकिन अगर आप बोनाफाइड बायर है तो आप पे ये चार्जेस नहीं लगते, आप केवल एक गवाह के तौर पे इस केस में रह सकते हो। लेकिन होता क्या है, हम कानून को जानते नहीं। अब इसको उदाहरण भी देता हूँ। मानिए भूषण जी, मैं आपको जानता हूँ, मैं आया अहमदाबाद कार लेके और मैंने आपको ठोकर मार दी, तो इंटेंशन दिखता है कि मैं भूषण जी को जानता हूं और मैंने ठोकर मारी है, मतलब कार से एक्सीडेंट किया है, मतलब मैं उन्हें मारना चाहता था, तो दफा 302 लगती है। लेकिन मैं भूषण जी को जानता ही नहीं हूं, हम भूषण जी कहीं और मिले, मैं अब मेरे गलती से किसी का एक्सीडेंट हो गया मेरे हाथों से, कार से अनइंटेंशनली एक्सीडेंट है, तो उसका चार्ज 302 नहीं हो सकता, वो अनइंटेंशनली हुआ है। सेम ऐसे ही ज्वेलरी बिजनेस में जब कभी भी कोई सोना चांदी खरीदता है, अगर वो बिल में खरीद रहा है 1 रुपए का माल, अगर वो 95 पैसे में खरीद रहा है तो व्यापार है, 90 पैसे में भी खरीद रहा है तो व्यापार है। लेकिन 1 रुपए की चीज अगर वो 50 पैसे में खरीद रहा है या 75 पैसे में खरीद रहा है तो वो इंटेंशन गलत दिखता है कि वो चोरी का माल समझ कर खरीद रहा है। तो अगर ये बिल पे प्रूफ होता है कि इनका इंटेंशन सही था तो 411 BNS 317 नहीं लगता। तो ये प्रूफ करने के लिए आपको आपके बुक्स में अकाउंट चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए। अगर आप इसमें सॉफ्टवेयर में आप सब एंट्री प्रॉपर करेंगे तो आप बता पाएंगे कि भैया मेरे पास इसकी एंट्री है। yes. फिर भी अगर पुलिस बोलते हैं कि या भाई आपने जबरदस्ती खरीदा या किसी कोई, तो आपके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्डिंग है, क्या एग्जैक्टली हुआ वो आपके पास दिखेगा। और खास बात देखिए, जब कभी भी व्यापार करते हैं, अगर कोई चोरी का माल आपके यहाँ बेचने के लिए आता है और 10,000 के ऊपर का है तो आप बोल दीजिए ना उसको चेक से पेमेंट मिलेगा, तो वैसे वो चले जाएगा, क्योंकि चोरी का माल बेचने वाला कभी भी कैश में ही मांगेगा, वो चेक से नहीं लेगा पेमेंट। और मैं कहता हूं कि आप ज्वेलर्स भाइयों को क्या जरूरत है उसके बदले में पैसे देने की। अगर वो ज्वेलरी आपके यहाँ से बेची हुई नहीं है तो आपको उसको क्या जरूरत है पैसे देने की। आप बोलिए कि मेरे यहाँ की ज्वेलरी नहीं है बेची हुई, आपको इसके बदले में सामान खरीदना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ तक है कि आपने अगर उसके बदले में सामान बेचा है तो दूसरे ज्वेलर्स ने भी ध्यान रखना चाहिए कि वो ज्वेलरी, बिल तो आ गया उसके पास, दूसरी ज्वेलरी बदल के ले लिया, तो उस ज्वेलरी में लिखा होना चाहिए URD परचेज, तो उसने भी यही बोलना चाहिए कि आपने तो पुराना सोना दे के लिया, भाई इसके बदले में सामान लेना पड़ेगा। उससे क्या हमारा सेल बढ़ेगा, फिल्टर हो जाएगा, चोरी का सामान हमारे पास आएगा नहीं। राइट। और 10,000 के ऊपर का कस्टमर करना ही नहीं है, और करना है तो भाई चेक से करो। फिर भी अगर आपको लगता है कि ये बहुत ही अच्छा आदमी है और आपने चेक से पेमेंट दिया तो आप बोनाफाइड बायर हो जाओगे। बोनाफाइड बायर हो जाओगे तो कल चल के जब कोर्ट में आप जाएगी केस, तो क्या होगा कि उनको लगेगा कि यह आदमी यार व्यापार कर रहा था, झूठ नहीं कर रहा था, तो वो गवाह बनेगा। और खास बात बता तो कानून में क्या लिखा है कि चोरी का माल खरीदते समय में चोरी की चीज अगर आपके पास है तो आपको भर के देना है, लेकिन वो चीज आपके पास है ही नहीं तो उसके बदले में दूसरी देना, ये कहीं लिखा नहीं है। लेकिन क्या होता है, विभाग जो आता है तहकीकात करने के लिए, वो उसके बदले में दूसरी चीज जब्त करवा लेते हैं। ओके। जो कि सही नहीं है। लेकिन विभाग को, पुलिस विभाग को भी अपनी केस खत्म करनी होती है, वो ये लिखवा लेते कि वो चीज को मेल्ट किया और उसके बदले में उन्होंने वो मुझे दिया। फिर आप कोर्ट में लड़ो और लड़ के फिर उसको हासिल करो। तो मेरा एक ही कहना है, हमारे ज्वेलर्स भाइयों को ये कानून समझने की जरूरत है। अगर आपने 10,000 के ऊपर का एक फिल्टर लगा दिया, नहीं होगा। दूसरा फिल्टर आपने बेचते समय में सामान दो, उसके बदले में दूसरा फिल्टर लग गया। तीसरा फिल्टर आपका CCTV है,
चौथा फिल्टर एक और बताता हूँ, जब कभी भी कस्टमर अगर आपके पास आते हैं और आपको थोड़ा भी डाउट लगता है, आप अपने ग्रुप में डाल दीजिए ना कि ऐसी ऐसी ज्वेलरी मेरे पास आई है, इट इज़ डाउटफुल। तो बाकी सब ज्वेलर्स भी थोड़े से अपडेट ये हो जाएंगे कि नहीं भाई सतर्क हो जाओ। सही बात है। तो ऐसी छोटी छोटी बातों को हमने अगर ध्यान दे दिया, मुझे नहीं लगता 411 BNS 317 किसी के यहाँ प्रॉब्लम दे सकता है। इसमें एक बात हो सकती है, बहुत बार मैं देखता हूँ पुलिस विभाग की तरफ से जबरदस्ती किसी से इंटेंशनली जब्ती कर दी जाती है या उनसे प्रोक्योरमेंट कर लिया जाता है कि नहीं आपको तो देना ही पड़ेगा, हमारा तो चोर बोल रहा है। सबसे खास बात तो ये है कि जो चोर आदमी है उसकी बातों पे भरोसा रखा जाता है, एक ज्वेलर्स पे नहीं रखा जाता है। इसीलिए विजिलेंस कमेटी पूरे महाराष्ट्र में बनी और महाराष्ट्र की जो एसओपीज बनी है कि सभी पुलिस विभाग को पहले विजिलेंस कमेटी में जाना है, उस डायरेक्टली किसी भी ज्वेलर्स के यहाँ नहीं जाना है। अगर ये विजिलेंस कमेटी पूरे भारत में बन जाती है तो मुझे लगता है, हमने तो वैसे कोशिश जारी कर दी, हमने अभी कर्नाटका के बेलगाम में बना डाली, गुजरात में मैं खुद हर्ष संघवी जी से मिल के आया हूँ, उनको मैंने रिक्वेस्ट कर डाली है। हम लोग ने अभी मध्य प्रदेश में हम कोशिश कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में हम कोशिश कर रहे हैं, पूरे भारत में हम कोशिश कर रहे हैं। हम इसी को लेके हमारे गृह मंत्री जो है अमित भाई शाह, मैं उनसे पर्सनली मिला हूँ, उनको भी हमने रिक्वेस्ट कर चुके हैं। मैं और हमारे वाइस चेयरमैन अविनाश गुप्ता जी, हम दोनों गए थे साथ में, गुजरात से अहमदाबाद से भरत भाई झवेरी हमारे साथ थे, उनके साथ हमने रिक्वेस्ट कर ली है। और ख़ास बात इसमें और चीज़ होती है, जब कभी भी किसी पुलिस अधिकारी ज़बरदस्ती आपके यहाँ से कोई चीज़ अगर ज़बरदस्ती करता है, देखिए क्या होता है, नॉन अवेलेबल होने के कारण आपको पुलिस विभाग अंदर करने की इच्छा रखता है, क्योंकि आप हम लोग सॉफ्ट टारगेट उनको दिखते हैं कि ये सॉफ्ट टारगेट है। तो ऐसे समय में लड़ना झगड़ना नहीं है। मेरा एक ही कहना है कि जब कभी भी अगर कोई पुलिस विभाग की तरफ से आपसे अगर नेकलेस की बोला उन्हें कि इन्होंने 20 ग्राम का नेकलेस खरीदा है और आपको भर के देना है, तो आप बिल्कुल लड़ाई झगड़ा ना करिए, उनको समझाने की कोशिश करिए। मानते ठीक है, नहीं मानते तो आपने किसी दूसरे ज्वेलर्स के पास जाके एक 20 ग्राम का नेकलेस खरीदना है, बिल में HUID नंबर के साथ और जब्ती में दे देना है। पुलिस विभाग ले जाएगी उसे, और जैसे ही वो चार्जशीट दायर होगी आप वो कोर्ट में एप्लीकेशन लगाइए और वो ज्वेलरी को आप वापस मांगिए, क्योंकि उसका बिल आपके पास है, तो अदालत आपको वापस देगी। ये छोटी छोटी बातों का अगर आपने ध्यान रख दिया, मुझे नहीं लगता 411 317 किसी तरह का प्रॉब्लम है। सरकार के साथ डील करते समय में आपको, सरकार बोलिए या विभाग के साथ, प्रशासन के साथ डील करते समय में आपको विनम्रता से उनसे समझनी पड़ेगी, उनका क्या प्रॉब्लम है, हमारा क्या प्रॉब्लम है। और मैं आपके माध्यम से पूरे भारत के सभी एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट से विनती करता हूं कि एज अर्ली एज पॉसिबल अपने कमिश्नर से मिलिए, और विजिलेंस कमेटी जो नागपुर के तर्ज पे पूरे महाराष्ट्र में बनी है चित्रता विभाग के सपोर्ट से, वो पूरे भारत में बने। ग्रेट ग्रेट, ये तो आपने ऐसा सॉल्यूशन बताया ताकि इसके बाद उनको कोई भी ऐसा सवाल रहेगा ही नहीं। और अगर एसोसिएशन भी ये बात से जुड़ जाए तो काफ़ी जल्दी विजिलेंस कम्युनिटी बहुत ही सभी जगह पे बन जाएगी, पूरे इंडिया के अंदर भी कर सकते हैं ये चीज़। और ये आपने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव भी लिया हुआ है और आप इतनी मेहनत भी कर रहे हैं, ये अच्छा लगा मुझे भी सुन के। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन पे आता हूँ कि क्या ऐसा होगा कि ज्वेलर्स की जो इन्वेंट्री होगी वो पूरी डिजिटली ट्रेसेबल होगी, ऐसा आने वाले समय में हो सकता है? देखिए, कोई भी चीज़ के लिए ना मैं अभी बोल नहीं सकता, क्योंकि सरकार बहुत ही एग्रेसिव मोड पे काम कर रही है। शासन प्रशासन पूरी तरह से मजबूती के साथ नई नई चीज़ें लेके आ रही है। पहले HUID नहीं था, HUID आया, पहले हॉलमार्क था, बाद में धीरे धीरे उसमें नए नए परिवर्तन आते गए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में हर चीज़ डिजिटल होने वाली है, उसमें कोई दो मत नहीं है। मेरा पुनः सभी ज्वेलर्स भाइयों से विनती है कि वो एज अर्ली एज पॉसिबल अपना पूरा अकाउंट्स 100% बुक्स में रखें। जो बेचे बिल में बेचे, जो खरीदे बिल में बेचे। किसी प्रकार का कोई भी कैश में व्यवहार, कच्चे में व्यवहार करने से बचे। अगर हम अपने आप को आज नहीं बदलेंगे तो मैं कहता हूँ दुनिया उन्हें बदल देगी। इसलिए सरकार पूरी तरह से डिजिटलाइजेशन के फेवर में है। आप देखिए, पहले लोग, अभी मुझे तो पता नहीं, अभी आप 2000 के नोट बंद हो गए, 500 के नोट भी आए बहुत कम है, पता नहीं सरकार कभी 500 के नोट भी अगर सर्कुलेशन से मना कर दे, अभी तो नहीं है लेकिन मना कर सकती है, तो फिर हम कैसा करेंगे? उसके लिए सब कुछ डिजिटल ही होने वाला है। हमको खुद अभी आज GP से पैसा देना इजी लगता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड हम लोग यूज़ करते हैं। तो जितना हो सके अपना अकाउंट्स भी आप वो
प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप अगर मेंटेन करेंगे तो आपको इसका फायदा मिलेगा। बहुत खूब, बहुत खूब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ मैं कि मैं आपसे इसमें शॉर्टेस्ट आंसर मांगूंगा कि क्या ऐसा हो सकता है कि पूरे इंडिया के अंदर एक यूनिफॉर्म मेटल का रेट हो पाए, यानी स्टेट के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट ना हो के? बिल्कुल, जीजेसी ने इसके लिए पहल बहुत पहले कर दी थी। जिस दिन मैं चेयरमैन बना सबसे पहला हमने यही मुद्दा हमारे हाथ में लिया और जीजेसी अपने ऑल इंडिया के एक वन रेट वन नेशन के रेट पे चल रही है और हमने हमारे रेट देना शुरू कर दिया है। हाँ, होलसेल में अलग हो सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्केट फ्लक्चुएशन है। रिटेल में ऑलरेडी जीजेसी के रेट पूरे भारत में जाते हैं और 70% तक के इस रेट को एक्सेप्टेंस मिल चुका है और मुझे लगता है दैट इज़ गुड फॉर द कस्टमर्स ऑल्सो कि कस्टमर को इस चीज़ का एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि कहीं पे भी जाओ तो मुझे रेट सही मिल रहा है। तो ऑलरेडी हमने वो कर दिया और वो मेरे ख्याल से अभी अच्छी राह पे चल रहा है। ओके ओके, तो शॉर्ट टाइम में हम ऐसा देखेंगे कि पूरे इंडिया पूरे भारत में वन रेट वन नेशन। बहुत खूब, बहुत खूब। अभी हम लोग पॉडकास्ट के लास्ट एंड में आ रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि एज अ चेयरपर्सन आप ये इंडस्ट्री को 2030 में कहाँ पे देखना चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल मैं जैसे कहा ना कि हमारा जो फिगर है जो करीब आज की तारीख में 63% अनऑर्गेनाइज है, तो इस 63 को मुझे पलटाना है कि 63% ऑर्गेनाइज रहे 2030 तक के। मतलब आने वाले 4 साल के अंदर अगर ये इंडस्ट्री 70% तक के भी ऑर्गेनाइज हो जाती है तो एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है। और मैं बोर्ड में अभी मेरे 6 महीने अभी एज अ चेयरमैन है, उसके बाद 2 साल भी मैं आईपीसी रहूँगा, तो 2027-28 तक के तो मैं बोर्ड में हूँ। तो बिल्कुल मेरे प्रयासों से मैं कोशिश करूँगा उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो हमारा अनुभव है, तो मैं ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल का कहीं ना कहीं काम में स्टीयरिंग कमेटी में वर्किंग रहूँगा। तो 100% मुझे लगता है 2030 तक के 70% से ज़्यादा ये इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। बहुत खूब, बहुत खूब। ये आपका विजन भी रहेगा और ज़रूर से ये चीज़ पूरी होगी, क्योंकि 2047 में जो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमें विकसित भारत करना है, तब तक के 100% हमें हमारी इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज करना है। यस यस, 100%। और इससे एक छोटे से छोटे जो व्यापारी भी है जो गांव में है या कोई भी सिटी के अंदर है, उनको बहुत लाभ मिलने वाला है। 100%। यस, बहुत खूब, थैंक यू सो मच उसके लिए। अभी हम लोग एक रैपिड फायर राउंड करेंगे किस जी आपके साथ। आपको मुझे शॉर्ट में आंसर देना है। आप अपने आप को कहाँ पे ज़्यादा देखना चाहते हैं, चेयरमैन और ज्वेलर? ज्वेलर हूँ इसलिए चेयरमैन हूँ। गोल्ड का रेट 2027 में क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि 2 लाख क्रॉस कर देगा। ओके। वन बिजनेस मिस्टेक जो सभी ज्वेलर्स को अवॉइड करनी चाहिए? उसे ज्वेलर्स की बुराई। बहुत खूब। हॉलमार्क एक शब्द में क्या कहेंगे? हॉलमार्क वरदान है, उसे सही ढंग से यूज़ करना चाहिए और कस्टमर का इसकी वजह से ही इस इंडस्ट्री की तरफ और स्पेशली जो फैमिली ज्वेलर्स है उसके तरफ विश्वास बढ़ा है। मुझे लगता है एक वरदान है। ग्रेट ग्रेट। बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ज्वेलर्स? अपने आप को बदली है ये दुनिया। मैंने कहा ना कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सेकंड लार्जेस्ट लोक संख्या मतलब जनसंख्या भारत में है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग के पास मार्केट रेडी है, हमें सिर्फ चीज़ें बेचनी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और एक ऐसी हैबिट जो एक बिजनेसमैन को सक्सेस बनाती है? आप आपका जो भी काम करते हैं उसके लिए आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंस के साथ साथ पैशनेट भी नहीं, मैं कहूँगा कि आप पंक्चुअल रहिए। आप अगर पंक्चुअल है, आप डिसिप्लिन में है, आपका भविष्य उज्जवल है। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं है तो उसमें डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। बहुत खूब। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से आंसर दी है रैपिड फायर राउंड के। और लास्ट में मैं आपसे एक विनती करूंगा कि ये पूरा पॉडकास्ट सभी ज्वेलर्स ने देखा हुआ है और ये एक ऐसा आपका एक मैसेज जो ये मैसेज सुन के ये पॉडकास्ट के माध्यम से वो अपने बिजनेस को चेंज करे, अपने माइंडसेट को चेंज करे।
ऐसा आपका एक मैसेज ये पूरे पॉडकास्ट का एक तात्पर्य मैं पूछूंगा आपसे। देखिए, बातें तो हमारी बहुत है, लेकिन एक चीज को मैं बहुत जरूरी समझता हूँ कि जब भी कस्टमर आपके साथ पुराना सोना लेके आते हैं तो उसे मेल्ट करके खरीदिए। कॉर्पोरेट से बहुत कुछ सीखने जैसा है। जो कॉर्पोरेट करते हैं वो फॉलो भी कर लेंगे तो आप अपने व्यवसाय में अपने आप को बहुत आगे पाएंगे। और धीरे धीरे करिए, जो भी आपकी गलती है, मैं मानता हूँ इस चीज को कि जो भी परिस्थितियाँ आज उसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। आप अपने दुकानों में रोज एक चीज अच्छी करने का सोचिए, सिर्फ एक चीज सोचिए। आपकी दुकानों में 350 दिन में 365 दिन में से 300 दिन ही आपने अच्छा कर लिया तो आपकी दुकान 300 गुना अच्छा हो जाएगा। सही बात। तो पुराना सोना आते समय में कस्टमर का जब भी आता है, अगर वो 5-7 ग्राम से ज्यादा है उसे मेल्ट करिए और अपने दुकानों में कैरेटोमीटर रखिए। अपने दुकानों में ट्रांसपेरेंसी के लिए अगर कैरेटोमीटर आप रखेंगे तो आपका ग्राहकों का विश्वास 10 गुना हो जाएगा। बहुत खूब। ये आपने जो ये बताया कि ये स्मॉल चेंजेस भी अगर करेंगे तो वो एक 365 डेज में वो भी एक अलग ही ज्वेलर बन जाएंगे और एक कॉर्पोरेट बिजनेस के साथ वो भी कंधे से कंधा मिला के अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। बिल्कुल राइट। ऐसा एक आज ये पॉडकास्ट में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जिसमें हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन समय की थोड़ी अब मैंने एक समय का फिक्स समय होता है, ताकि क्या है कि जब व्यूअर्स देखते हैं तो उनको एक पार्ट में इंफॉर्मेशन मिले तो वो सुन भी सकते हैं। तो ऐसा मैं आपसे भी रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगर नेक्स्ट भी हम लोग कभी भी आप अपने समय के हिसाब से अगर हमें देंगे तो नेक्स्ट भी हम लोग पॉडकास्ट करेंगे और भी कुछ इंफॉर्मेशंस, कुछ नए अपडेट्स अगेन हम लोग करेंगे, ताकि मेरा ऐसा मानना है कि ये माध्यम से मैं चाहता हूं कि एक लीगेसी बिजनेस जो चल रहा है, जैसे आपका भी विजन मुझे भी अच्छा लगा सुन के कि आप चाहते हैं कि जो लोकल बिजनेस चला रहे हैं, जो लीगेसी है वो ऐसी ही चलनी चाहिए और इससे बढ़नी चाहिए, बिल्कुल, ना कि डाउन होना चाहिए। बिल्कुल। तो जरूर मैं आपसे भी गुजारिश भी करूंगा कि कभी भी आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, आप अगर अपने समय के हिसाब से, तो नेक्स्ट पॉडकास्ट भी हम लोग जरूर करेंगे इसके। निश्चित तौर पर। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे सुना और आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।